आज इस वीडियो में उस खूबसूरत सफ़र की ओर चलेंगे जिसको देखकर आप वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाओगे। ये सफ़र है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से 142 वर्षों से चल रही है। ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। छोटी सी ये ट्रेन दूसरी ट्रेनों से अलग है। जैसे और ट्रेन होती हैं ये उसकी तरह नहीं है। ये आपको ऐसा कुछ दिखाएगी जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। इसकी यात्रा करके आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसा अजूबा हमारे देश में था और हमें पता भी नहीं। ट्रेन तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये ऐसी ट्रेन है जो घरों, मकानों और बाज़ारों के बिल्कुल करीब और उनके बीच से होकर गुजरती है। कई बार लगेगा कि कहीं ये किसी के घर में ना घुस जाए। सड़क पर अन्य वाहनों के साथ साथ चलती है और मज़े की बात यह है कि ये ट्रेन कार, बाइक, बस वाले जाम में भी फंसती है, मतलब ट्रैफिक में रुकती है। एक बार तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम रेलगाड़ी में बैठे हैं या किसी बस में। इस लाइन पर भाप से चलने वाले रेल इंजन आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। पहाड़ों पर आगे चढ़ने के लिए ये ट्रेन 6 बार पीछे हटती है। इस यात्रा में आप दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचोगे। रास्ते में ऊंची पहाड़ियां, गहरी घाटियों की खूबसूरती देखने को मिलेगी, वो अलग, जिनकी सुंदरता बयान नहीं की जा सकती। सुंदरता के साथ साथ ये रूट खतरनाक भी है। जी हाँ, जिसमें ट्रेन पहाड़ों के किनारों पर चलती है, जिसके एक दूसरी तरफ जो है खाई है। तो कमज़ोर दिल वाले जो है अगर वो इनमें बैठते हैं तो उनको थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन यही तो एडवेंचर है इस ट्रेन का। तभी तो ये जर्नी अपने आप में यादगार बन जाती है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी भी होती है। अब अगर सर्दी लग गई तो चाय पी लीजिए। ट्रेन कहीं टी गार्डन्स मतलब चाय के बगीचों के पास से होकर निकलती है, जहाँ चाय की खेती होती है। रूट पर कई रिवर्स और लूप हैं और एक जगह पर टॉय ट्रेन करीब 360 डिग्री गोल घूमती है। दार्जिलिंग की आयरन लेडी कही जाने वाली इस रेलवे लाइन में और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे कि ट्रेन कहाँ से है, कितने रुपए में मिलती है, यात्रा कैसे करें, रास्ते में कौन से स्थान आएंगे, कब आना चाहिए और कब नहीं, रुकने की क्या व्यवस्था है, कितना खर्चा आएगा, इसको क्यों बनाया गया, बनाते समय क्या दिक्कत परेशानी आई, इतिहास क्या है। ये ट्रेन उस जगह के पास से भी होकर गुजरेगी जिस पर जो है चीन कब्जा करके भारत के 8 राज्यों को भारत से अलग करना चाहता है। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको आगे पता चलेगी। इस तरह वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी होगी जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, मतलब कमाल होने वाला है। अब जब हर चीज़ के बारे में बात होगी तो वीडियो लंबा होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको वो देखने और जानने को मिलेगा जो शायद इससे पहले आपको ना पता हो। ये वीडियो उनके लिए है जो इस टॉय ट्रेन की यात्रा और उससे संबंधित A to Z जानकारी चाहते हैं। इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़माने में इस विषय पर शायद इतनी लंबी वीडियो ना चले। कोई बात नहीं भाई जी, बुरा मत मानिएगा, ये मैं घमंड से नहीं कह रहा, बहुत विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती हैं। मुझसे 2-4 मिनट में बातें नहीं होती। मैं जहाँ जाता हूँ उसकी कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा और ज्ञान प्राप्त किया। मैं अपने भारत देश की जगहों के बारे में जानने को उत्सुक रहता हूँ और जब मुझे पूरी डिटेल मिल जाती है तो मैं उसे अपनी याद और नॉलेज के लिए जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि जब चाहूँ तब उसके बारे में जान सकूँ। और अपनी उम्र भी पता चलती रहती है कि हम वहाँ गए थे तो कैसे थे। यादें बनाना और घूमने की जगहों के बारे में जानकारी जुटाना मुझे अच्छा लगता है। तो चले, आगे बातें बहुत होंगी, फ़िलहाल बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में बसा दार्जिलिंग सी लेवल से 2045 मीटर की हाइट पर है। सामने अपने भारत की शान तिरंगा लहरा रहा है। पहाड़ों पर बसी ये जगह सिक्किम, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाओं से लगती है। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में है, जो अपने आप में एक ज़िला भी है। दिल्ली से 1548 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक यहाँ की चाय और दूसरा ये टॉय ट्रेन, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी NJP और दार्जिलिंग के बीच 80 किलोमीटर के लिए चलती है। सड़क से ये दूरी 73 किलोमीटर है। मैं अपनी सिक्किम यात्रा पूरी करके इस ट्रेन में सफ़र करना चाहता था, इसलिए NJP से ट्रेन में बुकिंग की।
लेकिन टिकट वेटिंग में ही रहा, कंफर्म नहीं हुआ। जब सीट नहीं मिली तो फिर मैंने दार्जिलिंग से एनजेपी के लिए बुक की, उसमें सीट मिल गई। लेकिन मैं एनजेपी से दार्जिलिंग बाई रोड कार से आया ताकि मैं इसका सफ़र कर सकूं। ये अभी जो है उसी की वीडियो चल रही है। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है जिसका कोड है DJ। न्यू जलपाईगुड़ी को एनजेपी लिखते हैं। दार्जिलिंग से एनजेपी तक टॉय ट्रेन इसी स्टेशन से शुरू होती है। इस रेलवे को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR भी कहते हैं। दूसरा नाम दार्जिलिंग टॉय ट्रेन है। चूँकि ट्रेन छोटी है इसलिए रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं बना। आप पहले इसको सड़क की साइड से देख लीजिए, फिर हम उस तरफ से दिखाएंगे जिस तरफ से जो है ट्रेन आती है। स्टेशन 4 जुलाई 1881 को खोला गया था, जो 1934 में आए बड़े भूकंप से नष्ट हो गया था, जिसे बाद में 1944 में दोबारा से बनाया गया। स्टेशन की शुरुआत में आई लव DHR लिखा है, जहां लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पास में रुकने के लिए काफ़ी होटल और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बने हैं, तो किसी भी समय आप यहां पहुंच जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सब व्यवस्था है रुकने खाने पीने की। दूसरी तरफ से स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ट्रेन में उतरने चढ़ने के लिए 2 प्लेटफॉर्म बने हैं, लेकिन ट्रैक्स काफ़ी सारे हैं। यहीं से ट्रेन यात्रा शुरू होती है और एनजेपी से आकर यहीं पर समाप्त भी होती है, इसलिए इतनी सारी पटरियाँ बिछाई गई हैं। इसके दूसरी तरफ स्टीम इंजन खड़े हैं, उनकी तरफ थोड़ी देर में चलेंगे। ये मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाड़ी चलती है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी कह सकते हैं। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है। वेटिंग रूम और चाय पानी वगैरह के लिए एक दुकान बनी है। ये स्टेशन का एंट्री गेट है, अंदर चलते हैं। दार्जिलिंग में बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2022 में 100 साल पूरे हो चुके हैं। अंदर बैठने के लिए कुछ बेंचें हैं। अगर पहले से टिकट के लिए रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बुक करा सकते हैं। ये रेलवे लाइन 1881 में बनकर पूरी हुई थी। अपने खास रूट और प्राचीनता के कारण 5 दिसंबर 1999 को इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हिंदी में बोले तो विश्व विरासत, घोषित किया था। चार्ट में 42 ट्रेनों की जानकारी लिखी है, जैसे उनका नंबर, नाम, समय, कहाँ से कहाँ तक, इस तरह की डिटेल दी हुई है। अगर आपको अपने हिसाब से कोई ट्रेन देखनी हो तो वीडियो रोककर देख सकते हैं। यहाँ पर तत्काल स्कीम के अंतर्गत टिकट रेट और दूरी लिखी है। उसके नीचे रिफंड रूल्स हैं कि कितनी देर पहले कैंसिल कराओगे तो उसके कितने रुपए मिलेंगे। स्टेशन के अंदर ये गोल रूट जो है वो बतासिया लूप का है, जो आगे आएगा। ये बड़ा विचित्र लूप है, मतलब अपने आप में इसकी खासियत अलग है। अब ट्रेन की सीटों को देखते हैं। ट्रेन में 3 कोच मतलब 3 डिब्बे लगे हैं। इसमें कुछ इस तरह की सीट हैं। ये 52540 ट्रेन का फर्स्ट क्लास सीट FC है, जिसका किराया 1400 रुपये है। दोनों साइड 2-2 सीटें लगी हैं, जो ठीक ठाक है। चूँकि ट्रेन के डिब्बे छोटे हैं तो लगेज रखने के लिए जगह कम है। सीट फोल्डेबल नहीं है। जैसे कालका शिमला टॉय ट्रेन में आप गए होगे ना, तो वहाँ ट्रेनों में जो है सीटों को आगे पीछे करके साइड बदल सकते हैं, लेकिन इसमें वैसा सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल स्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि यात्रा में कौन सी साइड बैठें ताकि बाहर का अच्छा व्यू आए। वैसे व्यू इधर उधर साइड से चेंज होते रहते हैं। इसमें F1 और F2 फर्स्ट क्लास के 2 डिब्बे हैं। एक कोच में 32 सीटें हैं। फर्स्ट क्लास की खिड़कियाँ अंदर से खुल जाती हैं, जिससे आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। जब आप पहली बार इसमें बैठते हैं तो बाहर देखने की इच्छा रहती है, तो इस क्लास को चुन सकते हैं। और अगर AC ले रहे हैं, AC चेयर कार, तो भैया उसकी विंडो जो है लॉक्ड रहती हैं, मतलब बंद रहती है, उसको आप खोल नहीं सकते। उनका किराया 1500 रुपये है। अलग अलग ट्रेनों में सीट अलग अलग तरीके से लगी हैं। इसमें 28 सीटें हैं, जिसमें से 8 आमने सामने हैं और बाकी एक साइड। ऐसे ही दूसरे कोच की ओर चलकर उनकी सीटों को अंदर से देखते हैं, जिससे कि सही से पता चल जाए कि कोच में बैठने की क्या व्यवस्था है। इस कोच में 32 सीटें हैं। 4 सीटों को छोड़कर सबका मुंह एक तरफ है। चलती ट्रेन में भी देख लीजिए कि बैठने के बाद कितनी जगह बचती है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो सीट के पास जो है जगह कम पड़ सकती है। इन ट्रेनों का ये डीजल इंजन है। इंजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लोकोमोटिव। इसलिए आगे हम हिंदी में इंजन और अंग्रेजी में लोकोमोटिव दोनों शब्द यूज करेंगे। ये ट्रेन इन छोटी सी पटरियों पर चलती है, जिनके बीच की दूरी 610 मिलीमीटर है। आकार कम होने से ये नैरो गेज का ट्रैक है। आपने बड़ी वाली ट्रेन देखी होगी, उनके
बीच की दूरी होती है पटरियों की 1676 मिलीमीटर। चूँकि पहले पहाड़ों पर बड़ी ट्रेनें चलाना संभव नहीं था, इसलिए छोटी ट्रेन चलती थी। हिंदी में इसका अर्थ हुआ खिलौने वाली रेलगाड़ी। पहली बार सुनने में लगता है ना कि अरे टॉय ट्रेन। जो लोग नहीं जानते वो तो यही कहेंगे कि यार ये कोई बच्चों का खिलौना होगा शायद। खैर, इसमें बैठकर सफ़र करेंगे तो बचपन याद आ ही जाएगा, जब हम छोटी छोटी गाड़ियों वाले खिलौने से खेलते थे। ये छोटी पटरियों पर चलने वाला इंजन है, बोले तो नैरो गेज लोकोमोटिव। कई तरह के डीजल इंजन होते हैं, उनमें से ये है NDM6। पहले ये महाराष्ट्र में चलने वाली माथेरन हिल रेलवे के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसी कारण से इन्हें बाद में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को दे दिया गया, तब से ये यहीं पर चलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 6 डीजल इंजन है। ये 335 HP का है, वजन 17.2 टन है। ये इंजन पीछे जा रहा है, जो कि डिब्बों से जुड़ेगा। इनमें 3 डिब्बे हैं। आगे का AC चेयर कार है, इंजन कोचों से जुड़ रहा है। यहाँ पर ट्रेन में 90 के आसपास यात्री बैठते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए वेबसाइट है IRCTC। जब आपके आने का प्लान हो तो उससे कई दिन पहले जो है ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही एडवांस करा कर रखें, वरना तुरंत आकर यहाँ सीट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। ट्रेन अभी दूसरे ट्रैक पर है, जो कि आगे जाकर ट्रैक चेंज करेगी और फिर वापस पीछे आएगी। इस तरह ये प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होगी। इसमें पहला कोच C1 AC का है, उसके पीछे F1 और F2 फर्स्ट क्लास के डिब्बे लगे हैं। टॉय ट्रेन पीछे आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। ये दार्जिलिंग से सुबह 9 बजे रवाना होकर शाम 4:30 बजे NJP पहुंचती है। हालांकि ये समय से पहुंचेगी या नहीं ये तो खैर आगे ही पता चलेगा, क्योंकि रास्ता खतरनाक होने वाला है। रास्ते के दूसरी ओर सड़क पार करके आगे चलते हैं, देखते हैं कि टीन के नीचे क्या चीज़ खड़ी है। तो ये है हमारे स्टीम लोकोमोटिव, मतलब भाप से चलने वाले इंजन। यहाँ ये बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत में इनके अलावा 1-2 जगह और होंगी जहाँ ये चलते हैं। बाकी स्थानों पर ये बंद हो चुके हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इसकी सवारी और इसको देखने के लिए आते हैं। वैसे तो इस रूट पर डीजल इंजन ज़्यादा चलते हैं, लेकिन स्टीम इंजन में यात्रा करना अपने आप में जो है पुराने ज़माने को याद करने जैसा है। इसमें यात्रा करना अपने आप में एक अनूठा एहसास है। ये सब B कैटेगरी के हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार के इंजन बनाए गए थे, जिसमें एक प्रकार के इंजन 12 टन वजन के थे और 39 टन तक सामान या यात्रियों की ढुलाई कर सकता था, जबकि दूसरे तरह के जो इंजन थे वो थे 14 टन वाले। ये इंजन भाप से कैसे चलते हैं, इसकी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता ही है कि स्टीम मतलब भाप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, पानी उबलता है तब भाप निकलती है। ऐसे में इस इंजन में कोयला भरकर आग जलाई जाती है, जिससे इसमें भरा पानी गर्म होता है। फिर गर्म पानी से ज़्यादा मात्रा में भाप निकलती है, जो इंजन में लगे पिस्टन को धक्का लगाती है। अब पिस्टन पहिए से जुड़ा होता है, तो धक्का लगने से पहिया घूमने लगता है। इस तरह जितना कोयला झोंका जाएगा उतना पानी गर्म होगा, फिर उतनी भाप बनेगी और स्पीड बढ़ेगी। कोयला तो ये यहीं से भर लेते हैं। जब पानी कम हो जाता है तो आगे सड़क किनारे बने पानी के टैंक से पानी भरते हैं। सच में इस समय इन इंजनों का रखरखाव और इनको चलाना बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों को देखिए, ये कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोयला डालकर आग जलाना और फिर इसको चलाना वाकई में कठिन कार्य है, लेकिन ये इस काम को बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं। इनको फर्स्ट फायरमैन कहते हैं। इनको सैल्यूट बनता है। स्टीम इंजन वाली ये ट्रेनें दार्जिलिंग से घूम रेलवे स्टेशन तक केवल 7 किलोमीटर के लिए चलती हैं। क्योंकि इनको चलाने में ज़्यादा परिश्रम लगता है तो इनका टिकट महंगा है। इसके लिए 1500 रुपये देने होंगे, लेकिन फिर भी इनका रेट ज़्यादा है। केवल आना जाना 14 किलोमीटर के 1500 रुपये हर किसी के लिए ये सही नहीं है। किसी की इच्छा इसमें बैठने की हो पर उसके पास इतना रुपए ना हो तो ये उसके लिए काफ़ी महंगा साबित होगा। 3 डिब्बों वाली इस स्टीम ट्रेन के पीछे एक इंजन चल रहा है। चूँकि घूम रेलवे स्टेशन सी लेवल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, तो भाप इंजन को दार्जिलिंग की 2076 मीटर की हाइट से 2258 मीटर की हाइट तक चढ़ाने में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो पीछे से ये डीजल इंजन इसको धक्का देता है ताकि चढ़ाई आसान हो जाए। मतलब ये इंजन कहता है ट्रेन को पीछे से धक्का देकर कि चढ़ो भाई, पहाड़ पर चढ़ो। स्टीम इंजन की यह यात्रा स्टीम जॉय राइड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें पहली ट्रेन 52594 नंबर की है, जो कि 9:25 पर चलकर 10:15 पर घूम स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर आपको 20 मिनट मिलते हैं,
जिसमें म्यूजियम में घूम सकते हैं। इसका एंट्री टिकट जो है इसी टिकट में होता है, मतलब फ्री है। उसके बाद 10:35 पर ट्रेन घूम से चल देगी और वापस 11:10 पर दार्जिलिंग पहुंचती है। इस तरह 1 घंटे 45 मिनट में आपकी 14 किलोमीटर की जॉय राइड पूरी हो जाएगी। दूसरी स्टीम जॉय राइड सुबह 11:30 बजे चलेगी और तीसरी शाम 1:30 बजे, और लास्ट की जो है वो मिलेगी 3:35 पर। यह आखिरी ट्रेन विस्टाडोम की है, जिसके ऊपर कांच की छत लगी है। अगर इन ट्रेनों में सीट ना मिले तो 4 डीजल इंजन वाली जॉय राइड भी चलती हैं, जिसका किराया 1000 रुपये है। जिसमें पहली ट्रेन 9:35 पर, दूसरी 11:40, तीसरी 1:40 और चौथी डीजल जॉय राइड 3:45 पर मिलती है। इनका किराया 1000 रुपये है। इसका किराया भी महंगा प्रतीत होता है, क्योंकि जब एनजेपी से दार्जिलिंग तक 80 किलोमीटर टॉय ट्रेन के 1500 रुपये लगते हैं, तो फिर ये 14 किलोमीटर के 1000 रुपये ज़्यादा ही लगेंगे। अब अपनी टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक 80 किलोमीटर के लिए निकल चुकी है। ये पैसेंजर ट्रेन है। एनजेपी पहुंचने में 7.5 से 8 घंटे के बीच समय ले लेती है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कहीं पर लैंडस्लाइड या अन्य कारणों के चलते ट्रेन लेट या कैंसिल भी हो सकती है। दार्जिलिंग जहां से ये ट्रेन चल रही है वो सी लेवल से 6812 फीट की हाइट पर है। अगर हम एनजेपी से देखें तो वो सी लेवल से 480 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो एनजेपी से दार्जिलिंग तक 80 किलोमीटर में ये ट्रेन 6332 फीट की ऊंचाई चढ़ती है। एवरेज लगाएं तो हर किलोमीटर पर करीब 79 फीट की हाइट पर ये जाती है। ट्रेन में लगे मैप के अनुसार 80 किलोमीटर में कौन कौन से रेलवे स्टेशन बीच में आएंगे उनको देखते हैं। दार्जिलिंग से हमारी यात्रा शुरू होगी, उसके 6 किलोमीटर बाद 7407 फीट की ऊंचाई पर आ जाएगा घूम रेलवे स्टेशन। ये इस रूट के साथ साथ भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा रेलवे स्टेशन है। फिर उसके 9 किलोमीटर बाद सी लेवल से 6552 फीट की ऊंचाई पर सोनादा है। इसके 8 किलोमीटर दूरी पर 5656 फीट पर टुंग स्थित है। टुंग के 7.5 किलोमीटर आगे करसियांग पहुंचेंगे, जो इस रूट का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। सी लेवल से ऊंचाई है 4864 फीट। वहाँ से भी टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के लिए चलती है। करसियांग इस रेलवे का हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय भी है। करसियांग से जैसे ही 7.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब महानदी स्टेशन के दर्शन होंगे, जो कि 4110 फीट पर है। इसके 6 किलोमीटर बाद 3516 फीट पर गया बरी पहुँचेंगे। उसके 6 किलोमीटर पश्चात 2822 फीट पर तिनधारिया आएगा। तिनधारिया से फिर आगे करीब 6.5 किलोमीटर पर 2208 फीट की ऊंचाई पर है चूना भट्टी। इसके 6 किलोमीटर पर रंगटन है, जो 1404 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 7.5 किलोमीटर चलने पर 533 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे सुकना रेलवे स्टेशन। सुकना से 10 किलोमीटर बाद सी लेवल से 510 फीट की ऊंचाई पर सिलीगुड़ी जंक्शन आएगा, और फिर उसके 2.5 किलोमीटर पर 500 फीट की ऊंचाई पर सिलीगुड़ी टाउन है। लास्ट में हम लगभग 7.5 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचेंगे अपनी लास्ट मंजिल एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 6-7 किलोमीटर के बीच की दूरी पर ही बने हैं। ट्रेन कुछ इस तरह चलने वाली है हमारी, जिससे हमारी ये यात्रा पूरी होगी। क्योंकि इस ट्रेन में खाने के लिए अंदर कुछ नहीं मिलता, तो दार्जिलिंग से ही खाना पैक करा लीजिए। आ गए तिनधारिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, जहाँ खाना मिल जाता है, लेकिन वहाँ खाने की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। उस स्टेशन पर पहुँचने से पहले चलती ट्रेन में बैठे एक रेलवे के कर्मचारी यात्रियों से पूछते हैं कि खाने के लिए क्या चाहिए, वो आप लिखवा दो। जब यात्रियों से ऑर्डर मिल जाते हैं तो वो तिनधारिया रेलवे स्टेशन पर बने रेस्टोरेंट को फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है तैयार कर लो, इतने ऑर्डर आए हुए हैं। जब वहाँ ट्रेन पहुँचती है तो खाना मिल जाता है। इस तरह बस एक ही जगह पर खाने की व्यवस्था है, वो भी आइटम ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। इसलिए जो भी आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप दार्जिलिंग से ही खाना लेकर चलें। और ट्रेन में जब बैठ कर खाओगे तो उसका अलग ही आनंद आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको शायद अभी इस वीडियो में लग रहा होगा कि मैं रोड पर चल रही कार में बैठा हूँ, लेकिन इस समय मैं ट्रेन के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा हूँ। कमाल तो देखिए, सड़क के एक साइड कार, टैक्सी, बाइक, स्कूटी और पैदल लोग चल रहे हैं, और दूसरी साइड पटरियों पर ट्रेन गतिमान है। दोनों सड़क के साथ साथ ही चल रहे हैं। ऊपर से देखने पर प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन लोहे के ट्रैक पर नहीं बल्कि पत्थर और डामर की रोड पर चल रही है।
ऐसा एक्सपीरियंस आपको पूरे भारत में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इतने पास से। सच में इसमें बैठकर यात्रा करना कमाल का अनुभव है। अभी तो ये यात्रा शुरू हुई है, सोचो कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ से ये ट्रेन होकर गुजरेगी। ट्रेन सड़क के एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, सड़क क्रॉस कर रही है, ना ही कोई फाटक है ना ही सिग्नल। ऐसे ही बेफिक्र ट्रेन आर पार हो गई। दार्जिलिंग से सुखना करीब 70 किलोमीटर तक कोई भी फिक्स सिग्नल नहीं है, इसके लिए कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं बनी। जब यहाँ भीड़ कम थी तो उस समय कोई भी फाटक या अन्य सिग्नल वगैरह ज़रूरी नहीं थे, जो बाद में भी नहीं बनाए गए। 142 वर्षों से ट्रेन चल रही है तो यहाँ के लोगों को इसकी आदत हो गई। लोग ट्रेन को देखकर अपने आप रुक जाते हैं और इस ट्रेन से वो इतने ज़्यादा परिचित हो गए कि उन्हें पता होता है कि कब रुकना है और कैसे करना है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ट्रेन आने पर अपनी दुकान का सामान सड़क से उठाकर अंदर रख लेते हैं और जब ट्रेन चली जाती है तो दोबारा से अपना सामान सड़क पर जमा लेते हैं। अपनी DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है दार्जिलिंग शहर से होकर गुजर रही है। दोनों तरफ बिल्डिंग, घर, दुकानें और मार्केट हैं। अब चलते चलते दार्जिलिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। दार्जिलिंग के पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में सिक्किम और दक्षिण पश्चिम में बिहार है। 2011 की जनगणना के हिसाब से दार्जिलिंग की जनसंख्या 1,18,805 थी, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1007 महिलाएं थीं। यानी कि यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं। जनसंख्या घनत्व 15,990 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर करीब 94% है। दार्जिलिंग क्षेत्र यहाँ आने वाले टूरिस्टों और चाय की खेती पर निर्भर है। 7.43 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर अंग्रेज छुट्टी बिताने के लिए आते थे। अब अंग्रेज़ों को तो चाय का बहुत शौक़ था, इसलिए 1856 में उन्होंने यहाँ पर चाय की खेती की शुरुआत की थी। यहाँ की चाय आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं तो चाय के बागान देखकर और चाय खरीद कर ले जा सकते हैं, अगर आपको चाय पीने का शौक़ है तो। दार्जिलिंग का अर्थ अलग अलग है। तिब्बती भाषा में देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दोर्जे या दोर्जी का मतलब वज्र और लिंग का अर्थ हुआ स्थान, यानी कि वज्र का स्थान। वज्र का मतलब होता है मजबूत, कठोर या अनमोल पत्थर, इसलिए इसको थंडर बोल्ट भी बोलते हैं। सनातन धर्म में वज्र इंद्र देवता का हथियार है। तिब्बती में इसको दोर्जे की भूमि भी कहा गया है। बहुत पहले दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर भूटान, नेपाल ने भी हमला किया था। अंत में इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। दार्जिलिंग और उसके आसपास घूमना चाहते हैं तो कई जगह हैं, जैसे सी लेवल से 2590 मीटर की हाइट पर टाइगर हिल, जो कि दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर सनसेट व्यू, और 8,586 मीटर की हाइट की कंचनजंगा पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1838 से 1849 तक इसी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। लेकिन 1856 में सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि नेपाल में 8,849 मीटर की हाइट का सागर माथा, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। टाइगर हिल से ये दोनों चोटियाँ देखी जा सकती हैं। इन दोनों में 263 मीटर की हाइट का अंतर है। इनके अलावा दार्जिलिंग में और भी घूमने के कई स्थान हैं, जिनकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब चूँकि ये वीडियो टॉय ट्रेन की है तो हम उसी पर वापस आते हैं। ये इस ट्रेन का सड़क से व्यू है। जब मैं NJP से दार्जिलिंग आ रहा था, यहाँ आपको पूरी ट्रेन दिख जाएगी, इसलिए मैंने एक चलती हुई ट्रेन का आपको व्यू दिखा दिया कि इस तरह से ये ट्रेन चलती है। अब जानते हैं कि ये टॉय ट्रेन कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ या जगह को अच्छी तरह से जानने के लिए उसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले जब दार्जिलिंग तक ये टॉय ट्रेन नहीं थी तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। तब कलकत्ता से दार्जिलिंग बैलगाड़ी, पालकी, घोड़ा वगैरह से पहुँचने में 5 से 6 दिन लगते थे। यहाँ पहुँचने वाली पुरानी हिल कार्ट रोड, जिसे अब ओल्ड मिस्ट्री रोड कहते हैं, वो उस समय बहुत ख़राब कंडीशन में थी, जिससे आने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत और रिस्क होता था। 1861 में नई कार्ट रोड बनाने को मंजूरी दी गई, उससे आने में भी समय लगता था। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग को जोड़ने वाली इस सड़क से रेलवे लाइन की उम्मीद जगी, क्योंकि जब सड़क बन गई तो उससे ट्रेन का ट्रैक बिछाने के लिए और अन्य काम के लिए एक रास्ता मिल गया था। रेलवे लाइन बिछाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि सिलीगुड़ी मैदानी इलाके में था, तो वहाँ चीज़ सस्ती थी, जबकि दार्जिलिंग के
पहाड़ों में आते आते वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि अंग्रेज़ों के समय जो चावल सिलीगुड़ी में 98 रुपये प्रति टन मिलता था, वो दार्जिलिंग पहुंचते पहुंचते 238 रुपये टन हो जाता था। यानी कि दार्जिलिंग में चीज़ें 2.5 गुनी ज़्यादा महंगी हो जाती थी। दार्जिलिंग में चाय की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, तो नीचे मैदानी इलाके में जाते जाते उसका भी रेट बढ़ जाता था। इनके अलावा और भी चीज़ों के रेट में बहुत अंतर था। अंग्रेज़ यहाँ छुट्टी बिताने के लिए आते थे, पर सड़क ठीक थी नहीं। इस तरह ऐसे अनेक कारण थे जिनकी कमी की वजह से यहाँ रेलवे लाइन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। चूँकि पहाड़ी एरिया था तो बड़ी वाली ट्रेन यहाँ पहुँचाना संभव नहीं था, इसलिए टॉय ट्रेन का विचार आया। इससे पहले हम आगे बात करें, उससे पहले एक और आश्चर्य वाली घटना दिखाते हैं आपको। ट्रेन गुजर रही है, साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियाँ ट्रेन को आगे निकलने के लिए रुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटी नन्ही मुन्नी सी ट्रेन जाम में फंस गई। सोचो कि यार ये ट्रेन सड़क ट्रैफिक में अटक गई। अक्सर ट्रेन दूसरी ट्रेन को निकालने के लिए रुकती है, पर ये तो कार, टैक्सी, बाइक के जाम में ही रुक गई। फिर मुश्किल से इधर उधर वाहन करके रास्ता बनाया गया, तब कहीं जाकर ये आगे बढ़ी। ऐसा यहाँ पर होता रहता है। ट्रेन और बस मिल कर चल रही है। ये देखिए, आपने कभी ट्रेन ट्रैफिक में फंसती हुई देखी है क्या? यहाँ फंसती है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में। अब वापस इस रेलवे निर्माण की ओर लौटते हैं, जहां 1878 में टॉय ट्रेन बनाने का विचार पूर्वी बंगाल रेलवे के एक एजेंट सर फ्रैंकलिन प्रेस्टेज के दिमाग में आया। उन्होंने ये प्लान उस समय बंगाल सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एसले ईडन को बताया, जिसको 1879 में मंजूरी मिल गई कि भाई तुम्हें जो बनाना वो बना लो। अब ऐसे तो ये काम होने वाला नहीं था, किसी कंपनी की ज़रूरत थी। तो 8 अप्रैल 1879 में फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कंपनी का गठन किया, जिसे 14 लाख रुपए का बजट दिया गया। जो बाद में खर्चा आया वो था 31,96,000 रुपये। इसके बाद 15 सितंबर 1881 को इस कंपनी का नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR कर दिया गया। ये रेलवे लाइन 610 मिलीमीटर यानी कि 2 फीट की बननी थी। 1879 में रेल लिंक का निर्माण शुरू हुआ। ट्रेन के लिए इंजनों की ज़रूरत थी, तो इसी वर्ष ब्रिटेन की शार्प स्टीवर्ट कंपनी को 8 इंजन बनाने के लिए ऑर्डर दिए गए, जो 1888 में बनकर भारत पहुँचे। ट्रेन दार्जिलिंग मेन सिटी को पार करके आगे बढ़ रही है। मुड़ती हुई ट्रेन कितनी अच्छी लगती है ना। ऐसे ही ये कई बार जिग जैक होती रहती है जहाँ पर ये सड़क क्रॉस कर रही है। ऐसे करीब 177 मानव रहित क्रॉसिंग है। मतलब कोई आदमी यहाँ पर ऐसा नहीं खड़ा जो हाथ दे दे सवारियों को कि रुक जाओ ट्रेन आ रही है। सब ऐसे ही चल रहा है अपने आप आपसी समझबूझ से। इस रेलवे में 5 बड़े और 498 छोटे ब्रिज आते हैं। सड़क पार करते ही हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। ये अंदर कोच का व्यू है। सामने आप देख रहे हैं वो रेलवे के व्यक्ति गोल गोल लाल रंग का पहिया घुमा रहे हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ट्रेन का काफ़ी नियंत्रण इनके हाथ में है। 1880 में वापस लौटते हैं, जहाँ पर स्टीम इंजन इंग्लैंड से भारत आ चुके थे। 4 मार्च 1888 को ये रेलवे ट्रैक सिलीगुड़ी से तिनधारे तक बन चुका था। इसको देखने के लिए उस समय भारत के वायसराय लिटन ने इस ट्रेन में थोड़ी दूर तक बैठकर सफ़र किया था, लेकिन इंजन फेल हो गया, इसलिए दूसरे इंजन को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर 23 अगस्त 1880 में ये रेलवे लाइन तिनधारे से कर्सियांग तक पहुंची और जनता के लिए खोली गई। हालांकि जनता तो क्या करती होगी सफ़र, पहले तो अंग्रेज़ थे, तो भैया अंग्रेज़ भारत को चढ़ने देते नहीं होंगे। ट्रेन में चढ़ने की परमिशन भी देते होंगे, तो भी भेदभाव बहुत था उस समय। रेलवे लाइन बिछाने का काम आगे बढ़ता रहा। कर्सियांग से दार्जिलिंग तक लाइन 3 जुलाई 1881 में पहुंची। ये जो अभी 3 तारीख बताई है, इन 3 दिनों को जो है DHR का जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब 3 बार में ये रेलवे लाइन बनकर पूरी हुई, तो इसका जन्मदिन भी साल में 3 बार आता है। जब ट्रेन दार्जिलिंग पहुंच गई तो इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर एसले ईडन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस रेलवे को बनाने की मंजूरी दी थी। उद्घाटन किया और तब ओपन हुआ। इस तरह ये रेलवे लाइन 1879 में बनना शुरू होकर 1881 में पूरी हुई। यानी कि मात्र 3 वर्षों में 80 किलोमीटर की लाइन बिछ गई और इस पर ट्रेन भी दौड़ने लगी। 1882 में जब ये ट्रैक बनकर पूरा हुआ, उस समय 8000 यात्रियों ने सफ़र किया था।
माल ढुलाई 380 टन था। इसी वर्ष पहाड़ की ढाल को आसान करने के लिए सुकना और गयाबड़ी के बीच 4 लूप और 4 जिगजैग रिवर्स बनाए गए हैं ताकि ट्रेन खड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ और उतर सके। इस रेलवे ने अंग्रेजों के समय के वायसराय, राजा रानियों और करोड़ों यात्रियों को सफ़र कराया है। आप सोच रहे होंगे कि यार अंग्रेज़ों ने क्या शानदार काम किया है, रेलवे तो अंग्रेज़ों की देन है, इनके अलावा उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। तो ज़रा थोड़ा ठहर जाइए भाई साहब, आगे अंग्रेज़ों की सच्चाई जब पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये उन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया, कितनी बड़ी सज़ा हम इसकी भुगत रहे हैं। इसके बारे में आगे बात होगी। फ़िलहाल ट्रेन सड़क से हटकर नीचे की ओर जा रही है। नीचे एक खास स्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं जो है बतासिया लूप। बतासिया का मतलब है खुला या हवादार स्थान। इसको 1919 में बनाया गया था, जो नेशनल हाईवे 55 के पास है। यहाँ हरा भरा इको गार्डन बना है जहाँ देवदार सहित अन्य कई फूलों के पेड़ लगे हैं। चाय के पौधे भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रेन करीब 360 डिग्री के आसपास घूमती है। ट्रेन गोल गोल क्यों जा रही है, इसका कारण यहाँ से थोड़ा आगे आने वाला घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि 7407 फीट की ऊंचाई पर बसा भारत का सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन है। इस इंजन की क्षमता कम है, एकदम डायरेक्ट ऊपर पहाड़ पर चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, इसलिए गोल गोल घुमाकर जो है ट्रैक बनाया गया है और ये ट्रेन उसी गोल गोल पर घूमकर ऊपर चढ़ रही है। लूप का मतलब ही होता है घुमावदार, जो कि यहाँ ट्रेन चल रही है। आपको और आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये ट्रेन एनजेपी से आ रही है तब पहले घूम पड़ता है, जो कि 7407 फीट की ऊंचाई पर है। अब चूँकि घूम तो भैया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, पर दार्जिलिंग नीचे है, फिर कैसा है ट्रेन नीचे की तरफ। घूम से दार्जिलिंग की ओर बढ़ने पर 140 फीट की नीचे की ओर ढलान आती है। अब ट्रेन एकदम से तो नीचे उतरेगी ना, उलट पलट जाएगी। तो इंजीनियरों ने क्या काम किया, उन्होंने सीधी पटरियाँ नहीं बिछाई, क्योंकि ऐसा करते तो ट्रेन नीचे एकदम से आकर पलट जाती। तो उन्होंने 140 फीट की बड़ी गिरावट को कम करने के लिए गोल गोल करके लाइन बिछाई, ताकि पहाड़ की ढलान को कम किया जा सके। घुमा घुमा कर जो रास्ता बनाया गया उसी को लूप कहते हैं। ट्रेन गोल घूमकर नीचे उतरती है। ऐसे ही जब दार्जिलिंग से एनजेपी की तरफ जाते हैं तो फिर इंजन इतना मजबूत है नहीं कि वो 140 फीट की खड़ी चढ़ाई या सीधी चढ़ाई चढ़ सके, तभी ये ट्रेन घूमकर ऊपर चढ़ती है। ये उस समय इंजीनियरिंग का कमाल का कारनामा था। अब आप समझ गए होंगे कि पहले लूप क्यों बनाए जाते थे। आसान और कम शब्दों में कहूँ तो पहाड़ों में खड़ी चढ़ाई या ढलान को कम करने के लिए जो गोल रास्ता बनाया जाता था उसको लूप कहते हैं, ताकि ट्रेन आसानी से चढ़ और उतर सके। पहले इस रूट पर 5 लूप थे, जिसमें से 2 को हटाकर सीधा रास्ता बना दिया गया है। अब केवल इस रूट पर 3 लूप हैं। ऐसे ही पहले 6 रिवर्स थे, जो अब 4 बचे हैं, जो आगे देखने को आपको मिलेंगे। कंचनजंगा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर की है, वो यहाँ से भी दिख जाती है। बतासिया लूप पर बिना ट्रेन के घूमने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। इसको देखने की एंट्री फीस 15 रुपये पर पर्सन है। ये दार्जिलिंग की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली जगह में से एक है। आप कार, बाइक वगैरह किसी से भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। जोय राइड, जो कि दार्जिलिंग से घूम के बीच चलती है, वो करीब 10 मिनट के लिए यहाँ स्टॉप लेती है, जो कि हम आपको पहले बता चुके। दार्जिलिंग क्षेत्र में 1947 की आज़ादी के बाद युद्धों और अभियानों में भारतीय सेना के 76 गोरखा सैनिक शहीद हुए थे। उनके बलिदान की याद में और सम्मान देने के लिए एक युद्ध स्मारक वार मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है। इस वार मेमोरियल बनाने की पहल 1976 में दार्जिलिंग के उस समय के उपायुक्त मनीष गुप्ता ने की थी। 1984 में बतासिया लूप जगह को सेलेक्ट किया गया। रेल मंत्रालय 50,000 वर्ग फुट की इस जगह पर सहमत हो गया कि यहाँ पर बना लो। नवंबर 1990 को जिला सैनिक बोर्ड ने 46,000 रुपये से अधिक का मुआवजा देकर भूमि अपने अंडर कर ली। 18 अप्रैल 1995 को ये बनकर पूरा हुआ और उद्घाटन किया गया। इसका उठा हुआ मंच, जो आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो 37 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ाई के साथ अंडे जैसे आकार में बना है। बीच में 30 फुट ऊंचा त्रिकोण आकार का ग्रेनाइट स्मारक बनाया गया है। शहीद हुए सैनिकों के नाम भी लिखे हैं। इसी मंच पर 9 फुट की गोरखा सैनिक की कांस्य की प्रतिमा लगी है, जिसे कृष्णानगर के फेमस मूर्तिकार गौतम पाल ने बनाया था। ट्रेन बतासिया लूप से आगे बढ़ रही है। आपने बतासिया लूप पर पहुंचने से पहले देखा होगा कि ट्रेन पहले नीचे गई थी, फिर लूप से घूमकर यहाँ ऊपर चढ़ गई। इसलिए लूपों की ज़रूरत होती है,
क्योंकि आगे चढ़ाई है। नीचे के मकानों से ट्रेन कितना ऊपर चल रही है, ट्रेन मकानों के कितने ज़्यादा नज़दीक से होकर गुजर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया था, जो अब तक DHR इतिहास में दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है, जिसकी कमाई करीब 20 करोड़ रुपए हुई थी। देखा इस छोटी सी ट्रेन ने कितना कमाल कर दिया, कितना पैसा कमा दिया। लेकिन खर्चा भी तो होता है भाई मेंटेनेंस में। ये कितना ज़्यादा फेमस है, इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। इसमें डिब्बे कम हैं, फिर भी खूब यात्री आते हैं। देखिए ट्रेन निकल रही है और इसके बिल्कुल पास में कपड़े बिक रहे हैं। इस तरह कुछ दुकानें सड़क पर और आगे तक फैली रहती हैं। जब ये ट्रेन आती है तो समेटकर पीछे ये सामान अपना रख लेते हैं, और ट्रेन चली गई तो फिर दोबारा से जमा लेते हैं कुछ लोग। 2021 में यूनेस्को ने DHR पर एक डाक टिकट भी लॉन्च किया था। मकानों से सटकर ट्रेन निकल रही है। आपको ऐसे देखने में शायद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना लग रहा हो, पर जब आप यहाँ आओगे, इसमें बैठोगे, तभी महसूस कर पाओगे कि यहाँ पर कैसा लगता है। ट्रेन अपने रूटों में गांवों, शहरों, बस्ती और मार्केट से होकर गुजरती है। स्पीड 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँची तो 15 हाईएस्ट। वैसे वहाँ तक ये पहुँचती नहीं है, 10-12 के आसपास ही रहती है, या शायद उससे भी कम। हाँ, एक ज़रूरी बात जो मैं पीछे भूल गया था कि इन ट्रेनों की फर्स्ट क्लास में वॉशरूम नहीं बने। अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो तो AC चेयर कार मतलब CC वाले कोच में जाना होगा, वहाँ पर ये सुविधा है। तो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। वैसे हो सकता है कि जब आप आएँ तो वॉशरूम में भी कुछ चेंज हो जाए, तो एक बार यहाँ पर बैठने से पहले कंफर्म कर लेना। इस रेलवे के 2 लोगो हैं, लोगो मतलब चिन्ह, निशान। ये 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। एक लोगो में मोटे काले जुड़े हुए अक्षरों में DHR लिखा है, दूसरे में पहाड़, जंगल और नदी की फ़ोटो के साथ एक गोल आकार की मुहर है, जिस पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लिखा है। बतासिया लूप से थोड़ा सा आगे है घूम रेलवे स्टेशन, जो कि 1891 में बनाया गया था। जो राइड दार्जिलिंग से घूम तक चलती है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। सी लेवल से 7,407 फीट की ऊंचाई पर बसा घूम दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने हेरिटेज के मामले में वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेशन बताया है, हाईएस्ट ऊंचाई पर। यूनेस्को एक संस्था है जो दुनिया की कुछ चीज़ों और जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देती है। ये उसी के मामले में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, वरना बिना हेरिटेज के मामले में तो ये दुनिया के करीब 14वें स्थान पर आता है। हाँ, भारत में ये अभी भी सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन है। अभी भी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में अक्सर बर्फ़ भी पड़ जाती है। 3 प्लेटफॉर्म वाले घूम के पास एक म्यूज़ियम बना है, जो कि सुबह 10 से शाम 1 बजे तक और शाम 2 से 4 बजे तक खुला रहता है। टिकट 20 रुपये है। इसमें DHR के इतिहास को दिखाती कई चीज़ें लगी हैं, जिससे आप इसको और करीब से जान पाओगे। सबसे पुराना टॉय ट्रेन का स्टीम इंजन द बेबी सिवोक भी यही है। इनके अलावा घूम में मठ भी बने हुए हैं। ट्रेन घूम से करीब 8,000 मीटर आगे जोर बंगलो से होकर गुजर रही है, जो कि 306 हेक्टेयर में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 2,852 थी। छोटी सी ये जगह अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक पॉइंटों में से एक थी। जब चाय को कलकत्ता या उससे आगे ले जाना होता था, तो वहाँ जाने से पहले जोर बंगलों में उनको स्टोर करके रखा जाता था। अब फिर से टॉय ट्रेन बनने की बात करते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पीछे भी और आगे भी कलकत्ता का जिक्र आया होगा और आगे भी आएगा, क्योंकि 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। इससे आपको पता चल गया होगा कि कलकत्ता को दार्जिलिंग से रेलवे लाइन द्वारा क्यों जोड़ा गया, ताकि चाय और बाकी सामान सस्ते में राजधानी और बाकी जगहों पर पहुंचाने में आसानी हो। दार्जिलिंग एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। अंग्रेज लोग यहाँ की ठंडी वादियों में छुट्टियाँ बिताने और घूमने आते थे। उस समय रोड ख़राब थी, तो उनको आने जाने में भी काफ़ी दिन लग जाते थे। पता चला कि आधी छुट्टी तो उनकी ऐसे ही सफ़र में गुजर गई रोड पर। पहले कलकत्ता से दार्जिलिंग 619 किलोमीटर तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लगते थे, क्योंकि तब ट्रेन थी नहीं। कलकत्ता राजधानी थी, तो यहाँ तक रेलवे लाइन जो है पहुँचनी थी हर जगह से, जहाँ तक संभव हो सके। तब 1878 में कलकत्ता से सिलीगुड़ी 563 किलोमीटर के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। ये लाइन बड़ी वाली थी। इसके बाद का तो हमने जिक्र किया ही है कि 1879 से 1881 तक टॉय ट्रेन NJP से दार्जिलिंग तक पहुंची।
इस तरह कलकत्ता से दार्जिलिंग तक का सफ़र 6 दिन से सिमटकर 2 दिन का ही रह गया था। उस समय ट्रेन की स्पीड कम थी, लेकिन आज इसमें 15 घंटे के आसपास का समय लगता है। तो ये थी असली कहानी ट्रेनों की कि ये क्यों बनाई गई। यहाँ ये एलपी बिल्डिंग है, इस पर लिखा है कि ये 1938 में बनी थी। अंग्रेज़ों का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव था, तो उनके शासनकाल की कई इमारत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ट्रेन शहर से निकलकर बाहर खुले में आ चुकी है। यहाँ पर ट्रेन का ट्रैक नीचे सड़क से थोड़ा ऊपर है, जो कि आगे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ता जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ हैं। 80 किलोमीटर की इस यात्रा में 64 किलोमीटर ट्रेन सड़क के साथ साथ रहती है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है, पर ज़्यादातर रोड के पास ही चलती है। दार्जिलिंग एरिया में और इस टॉय ट्रेन पर बॉलीवुड की करीब 25 फिल्मों के सीन की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। जैसे 1961 में देवानंद आशा पारेख की जब प्यार किसी से होता है फिल्म, 1962 में शम्मी कपूर की चाइना टाउन, 1969 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो इसी टॉय ट्रेन पर फिल्माया गया था। इनके अलावा 1992 में राजू बन गए जेंटलमैन, 2005 में रणवीर कपूर की फिल्म बर्फी और 2017 में जग्गा जासूस जैसी अन्य कुछ फिल्मों के कुछ दृश्यों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अमेरिकी राइटर मार्क ट्वेन 1896 में जब दार्जिलिंग आए थे तो उन्होंने इस ट्रेन की यात्रा की थी। तब उन्होंने कहा था कि यह पृथ्वी पर मेरे द्वारा बिताया गया सबसे सुखद दिन है। ये ट्रेन 142 साल पुरानी है। इसमें अभी भी बहुत कुछ पुराने ज़माने का ही है, क्योंकि ये विश्व विरासत में शामिल है। इसलिए इस रेलवे में ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसकी खासियत ही कम हो जाएगी। इसमें सबसे पुराना जो डिब्बा या कोच है वो 1917 का है, जो कि अभी भी लाइन पर चलता है। बीच बीच में पुनर्निर्माण होता रहता है। बाकी कोच जो हैं वो 1889 या उसके बाद में बनाए गए हैं। यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं रंगबुल, जो कि घूम से करीब 8 किलोमीटर आगे है। रंगबुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर चाय की खेती होती है। चाय के बारे में अंत में पूरी जानकारी देंगे कि दार्जिलिंग और उसके आसपास तक चाय की खेती कैसे शुरू हुई। चाय बाद में पियेंगे, पहले यहाँ आने के सही समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये साल भर खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कैसा मौसम देखना चाहते हैं। दार्जिलिंग में गर्मियों में भी तापमान कम रहता है, इसलिए अगर आप जलती चुभती गर्मी से परेशान हैं तो यहाँ ठंडक पाने के लिए आ सकते हैं। मार्च से जून गर्मी में यहाँ राहत मिलती है। जुलाई अगस्त में भारी बारिश होती है, तब लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के चलते कभी कभार सड़क बंद हो जाती है और टॉय ट्रेन के मार्ग में भी बाधा आती है, जिससे मानसून में टॉय ट्रेन कैंसिल होने के चांस भी रहते हैं। तो इस समय आने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये ट्रेन चल रही है या फिर नहीं। सितंबर से नवंबर ठीक समय मान सकते हैं। मौसम भी सही रहता है और भीड़ भी कम मिलती है, जिससे महंगाई भी ज़्यादा नहीं होती। दिसंबर से फरवरी सर्दियाँ होती हैं तो ठंड बढ़ जाती है, इसलिए इस समय पर्याप्त गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लेकर आएँ। अच्छी खासी ठंड पड़ती है। जनवरी फरवरी में कभी कभार स्नोफॉल भी हो सकती है। मैंने अपनी ये यात्रा 31 दिसंबर को की थी। यहाँ पर सारे मौसम की बात होगी। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कब आना है। अब हम पहुँच चुके हैं सी लेवल से 6552 फीट की ऊंचाई पर बने सोनादा शहर में। यहाँ कई चाय बागान है। पास में बालासन नदी बहती है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर चटकपुर इको विलेज है, जो काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ से पहले जंगलों से लकड़ी काटकर तस्करी की जाती थी। इसको रोकने के लिए इस गांव को इको विलेज बना दिया गया। गांव में करीब 20 झोपड़ियाँ हैं, जिसमें 100 लोगों के आसपास यहाँ पर रहते हैं। वो सामने आपको एक मठ दिख रहा होगा, वो है समद्रुप दार्जे चोलिंग मठ, जो कि सड़क किनारे बना है। यहाँ पर तिब्बतियों का काफ़ी प्रभाव है। तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा कर लिया था तो उस दौरान जो है तिब्बती शरणार्थी भारत की जगहों पर आने लगे थे, तो उसमें से सोनादा भी एक है। इसलिए यहाँ तिब्बती निवास और तिब्बतियों के लिए एक सरकारी सहायता से चलने वाला स्कूल है, जो कि अन्य लोगों के लिए भी खुला है। सोनादा में 1933 में स्थापित सेल्सियन कॉलेज है। इसके अलावा 1985 में डिग्री कॉलेज बनाया गया। सोनादा सड़क के पास करीब 1 किलोमीटर तक फैला है। दार्जिलिंग आने का मन है तो देख लेते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप भारत के अलग अलग कोनों से होंगे तो मैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली से बता देता हूँ। दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी तक 6 ट्रेनें चलती हैं। इनमें से कोई सी भी पकड़कर एनजेपी पर उतर जाइए। इस सफ़र में 20 घंटे से लेकर 34 घंटे तक का समय लगता है। वो निर्भर करेगा कि कौन सी ट्रेन ले रहे हैं। स्लीपर सीट का किराया 625 से लेकर 660 रुपये तक है। थर्ड एसी का 1650 से 3335 रुपये।
3E का 1565 से 1650 रुपये, सेकंड AC का 2415 से 4545 रुपये और फर्स्ट AC का है 4040 से 5655 रुपये। ये किराया ट्रेन के समय और उपलब्धता के आधार पर है। अगर आपको NJP तक ट्रेन ना मिले तो कोई बात नहीं, सिलीगुड़ी तक भी ले सकते हैं, जो NJP से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह हम स्लीपर का टिकट भी ले लें तो उसका किराया 650 रुपये के आसपास मान लेते हैं। तो दिल्ली से NJP हम 650 रुपये में पहुंच गए। ब्रॉड गेज मतलब बड़ी वाली ट्रेन से हम NJP पहुंच गए। वहां से फिर पुल पार करके दूसरी ओर पहुंचेंगे जहां पर टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। वहां से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन मिलती है। वो वीडियो के एंड में दिखाएंगे कि ब्रॉड गेज और नैरो गेज वाले प्लेटफॉर्म कहाँ है। फिर NJP से सुबह 10 बजे दार्जिलिंग के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं, जो शाम 5:30 बजे और 6:30 बजे दार्जिलिंग पहुंचती हैं, जिसमें 52541 में चेयर कार AC का किराया 1500 रुपये और फर्स्ट क्लास का 1400 रुपये है। दूसरी ट्रेन 52539 इस नंबर में जो है CC का 1500 रुपये और फर्स्ट क्लास का 1300 रुपये है। 1300 रुपये का टिकट भी लेते हैं तो इसमें दिल्ली से NJP के 650 रुपये जोड़कर इसका कुल हुआ 1950 रुपये, यानी कि आप 2000 रुपये से भी कम खर्चे में दार्जिलिंग पहुंच जाओगे। खाने पीने का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दिल्ली से NJP ट्रेन बुक करते समय एक सावधानी बरतें कि ऐसी ट्रेन बुक करें जो हर हाल में 9 बजे तक NJP पहुंच जाए, क्योंकि फिर आपको 10 बजे वाली टॉय ट्रेन भी पकड़नी है। दोनों स्टेशन पास हैं, लेकिन आपके पास सामान तो होगा ना, तो सामान को ट्रेन में से उतारना, फिर उसके बाद पुल पर चढ़ना, तो इसमें समय लग जाता है। तो पहुंचने में जो है आपको लेट भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी पहले पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठे रहिएगा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12506 जो सुबह 8:20 पर NJP पहुंचती है। ये ट्रेन उनके लिए है जो उतरने के एकदम बाद दार्जिलिंग पहुंचना चाहते हैं, वरना तो रात को पहुंचकर यहाँ होटल भी ले सकते हैं और अगले दिन टॉय ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। बाकी और भी ट्रेनें हैं जो आप आराम से लिस्ट में देख सकते हैं। सोनादा स्टेशन 1881 में खोला गया था, जहाँ ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है। ट्रेन पर लॉटरी जीतने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लॉटरी लीगल है। लीगल मतलब कर सकते हैं लॉटरी का काम। ऐसा जब यहाँ पर है तो शायद क्या पता लीगल हो, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी जब लिखा है तो लीगल ही होगी। लेकिन मैं सुझाव नहीं देता कि आप लॉटरी खेलें, बाकी आपकी मर्जी। सोनाडा के थोड़ा आगे दिलाराम गांव है, जहाँ पर 1890 में मिस्टर बेल ने दिलाराम टी स्टेट की स्थापना की थी। इस ट्रेन की यात्रा को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि यार ट्रेन तो अच्छी है, क्या भारत में और भी ऐसी ट्रेनें हैं जो इस तरह की छोटी सी हों? जी हाँ, बिल्कुल है। 4 अन्य टॉय ट्रेनों से आप सफ़र कर सकते हैं, जैसे हरियाणा राज्य के कालका से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 96 किलोमीटर लंबे रूट पर टॉय ट्रेन चलती है। ये भी बहुत खूबसूरत सफ़र है। सर्दियों में स्नोफॉल के समय तो वहाँ का नज़ारा अलग ही दिखाई देता है। सच में सफ़ेद बर्फ़ से ढकी वादियाँ अपने आप में सुखद एहसास कराती हैं। अगर उसकी आपको डिटेल चाहिए तो पूरी चैनल पर पहले से डिटेल दी हुई है उसके बारे में। हिमाचल में एक और टॉय ट्रेन जाती है जो पंजाब के पठानकोट से हिमाचल के जोगिंदरनगर के बीच 164 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इस दूरी के साथ ये भारत की सबसे लंबी टॉय ट्रेन यात्रा है। यहाँ भी चाय के बागान है। मेरी 2 टॉय ट्रेन की यात्रा पूरी हो चुकी हैं, एक कालका शिमला वाली और एक ये वाली। अगर समय मिला तो बाकी टॉय ट्रेन की यात्रा भी हम पूरी करेंगे जो अलग अलग राज्यों में है। अगली महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर चलने वाली माथेरन हिल रेलवे है, जो कि नरेल और माथेरन के बीच 21 किलोमीटर के लिए चलती है। लास्ट टॉय ट्रेन नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु के मेट्टुपलायम मतलब कोयम्बटूर और उदगमंडलम ऊटी के 46 किलोमीटर को जोड़ती है। इन सब ट्रेनों की अपनी अलग खासियत है। अगर आपको समय मिले तो इनकी यात्रा ज़रूर कीजिएगा, अलग ही अनुभव होगा। लेकिन इन सब में दार्जिलिंग रेलवे ही ऐसी है जो मकानों, दुकानों, बाज़ारों के इतना ज़्यादा करीब से होकर गुजरती है। साथ ही सड़क की अन्य सवारियों के साथ साथ भी चलती है। देखिए, मैं यहाँ अन्य टॉय ट्रेनों को कम नहीं बता रहा, सब अपने आप में अच्छी हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ दार्जिलिंग रेलवे का एक पहलू बता रहा हूँ। इस तरह मैंने जब कालका शिमला ट्रेन की यात्रा की थी तब उसके बारे में भी क्या ख़ास है वहाँ पर बात की थी। अन्य टॉय ट्रेनों का भी जो है अपना अलग अलग मज़ा है। इसी तरह मैंने जब कालका शिमला टॉय ट्रेन की यात्रा की थी तब उसके बारे में भी क्या ख़ास है वहाँ पर बात की थी। अन्य टॉय ट्रेनों का मैंने अभी तक सफ़र नहीं किया है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, तब अन्य ट्रेनों और उनके रूट के बारे में भी वहाँ पर डिटेल कंप्लीट चर्चा होगी।
लेकिन फ़िलहाल दार्जिलिंग रेलवे पर वापस लौटते हैं। इस रेलवे पर विस्टाडोम कोच भी चलते हैं। विस्टाडोम वो होते हैं जिनकी ऊपरी छत कांच की बनी होती है और साइड में भी खिड़कियां में काफ़ी हद तक कांच का यूज़ होता है। मतलब ऊपर और साइड में पारदर्शी गिलास से बाहर और ऊपर का व्यू अच्छा देखने के लिए जो है कांच लगाए जाते हैं, शीशे। उसी को विस्टाडोम बोलते हैं। विस्टाडोम की दार्जिलिंग से घूम तक जॉय राइड स्टीम की 2 ट्रेनें चलती हैं। एक 52598 जो कि 1:30 पर दार्जिलिंग से रवाना होकर 2:20 पर घूम पहुंचती है। दूसरी जॉय राइड 3:35 पर मिलती है। इन विस्टाडोम कोचों की शुरुआत 10 जून 2018 को हुई थी। इसमें सफ़र करने से बाहर की खूबसूरती अच्छी दिखती है, लेकिन अगर धूप हो जाए तो अंदर जो है गर्मी हो जाती है, क्योंकि भाई शीशा ही तो है, वहाँ से जब गर्मी आएगी तो वो बढ़ जाएगी। दार्जिलिंग से एनजेपी या वापसी में विस्टाडोम कोच मिल भी सकता है और नहीं भी, वो तो आपको वहीं पर जाकर पता करना होगा, क्योंकि कभी कभार जो है ना अलग से ये डिब्बा इसमें जोड़ देते हैं। कालका शिमला रेलवे में भी कुछ विस्टाडोम कोच यूज़ होते हैं। एनजेपी दार्जिलिंग के बीच एसी चेयर कार कोच 10 अप्रैल 2018 को लगाया गया था। डीएचआर यात्रियों के अलावा माल ढुलाई का भी काम करती है। अगर हम पीछे जाकर देखें तो 1905 में इसने 29,000 यात्रियों और 31,507 टन माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। 1909 से 10 में 1,74,000 पैसेंजर और 47,000 टन माल ढुलाई का काम हुआ था। जनरल भाषा में जो ट्रेन माल ढुलाई करती है उसको मालगाड़ी कहा जाता है। इसमें चाय और अन्य सामान इधर से उधर जाता है। एक खास बात इस रेलवे की ये भी है कि पहाड़ों में से गुजरने के बाद भी इस पूरे 80 किलोमीटर में एक भी टनल सुरंग नहीं आती। आपको पता होगा कि पहाड़ों में जब रास्ता बनाते थे तो कहीं कहीं पर जो है पहाड़ बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। जब कहीं पर भी रास्ता बनाना संभव नहीं हो पाता तब पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से सुरंग निकाल कर रास्ता आगे बनाया जाता है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक इस तरह बना है कि ये पहाड़ों के ऊपर और साइड में चलता रहता है, सुरंग नहीं बनी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर और आगे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय में पूरी हो जाए। यहाँ से करसियांग 9 किलोमीटर, महानदी 17 और तिनधारिया की दूरी 29 किलोमीटर है। ये स्थान आगे आएंगे, इनके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे, बाकी स्टेशनों को भी अच्छी तरह से देखेंगे। अभी हम दार्जिलिंग से करीब 21 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जंगल में अंदर जा चुकी है। एक साइड सड़क और दूसरी तरफ गहरी घाटी है। हरे भरे जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन शानदार लगती है। ये ऐसी ट्रेन यात्रा है जो आपको हर तरह का अनुभव कराएगी। घरों के पास से, होटलों से, बाज़ारों से, सड़क से और जंगलों से निकलती हुई ये यात्रा आपको कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस देगी। जाने को तो आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, उनकी वीडियो भी आगे आएगी, लेकिन जो मज़ा यहाँ ट्रेन से आने में है वो सड़क से नहीं मिलेगा। बाई रोड तो आप हर जगह जा सकते हैं जहाँ भी इच्छा हो, लेकिन इस ट्रेन में अगर बैठकर यहाँ के नज़ारे देखोगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा। बैठिए और अगर एक्सपीरियंस आपका सही हो तो हमें बता सकते हैं। ट्रेन की स्पीड कम है, अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत पुराने पुल से ट्रेन गुजर रही है। मानसून में जब भारी बारिश होती है तब इस मार्ग पर कई वाटरफॉल बहते हैं। अभी भी ट्रेन सड़क के पास नीचे जंगल में से चल रही है। दोनों ओर घना जंगल है। आगे कुछ दूर बाद ये जंगल और बढ़ेंगे। ट्रेन का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसे देखकर हैरान रह जाओगे कि ये ट्रेन ऐसे कैसे चल रही है। अभी 2 स्टेशन आएंगे, उसके बाद अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ट्रेन सड़क पार करके दूसरी साइड आ गई। अन्य वाहन साथ साथ चल रहे हैं। वो सामने पहाड़ है, उस पर से हम अभी गुजर कर आए हैं। बीच बीच में गांव कस्बे आते रहते हैं। सी लेवल से ये 5,656 फीट की ऊंचाई पर टुंग रेलवे स्टेशन है, जो कि अप्रैल 1881 में खोला गया था। इसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर तुन के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तुंग छोटे से एरिया में है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामने करसियांग की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से नीचे रास्ता मार्गरेट होप टी गार्डन की ओर जा रहा है। वहाँ पर उसकी फैक्ट्री भी लगी है। चाय की खेती तो आपको आगे मैदानी इलाकों में भी होती हुई दिख जाएगी। आगे जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो चाय की जो है डिटेल के साथ बात होगी। हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बात तो कर सकते हैं ना।
ट्रेन सड़क के बाईं ओर सड़क से ऊपर आ गई है। हम करसियांग में एंटर कर चुके हैं। इसके नाम को अलग अलग उच्चारित किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर हिंदी में कारसियांग लिखा है। जनरल भाषा में यहाँ लोग करसियांग बोल रहे थे तो हम यही शब्द यूज करेंगे। बाकी अगर मुझसे इस शब्द को बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। ये इस रूट का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है जो दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर और पिछले स्टेशन टुंग से 7.5 किलोमीटर है। करसियांग इस रेलवे का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। सी लेवल से ऊंचाई है 4,864 फीट। करसियांग का स्थानीय नाम खरसांग माना जाता है जिसका लेप्चा भाषा में अर्थ है सफ़ेद आर्किड की भूमि। अंग्रेजी में हुआ लैंड ऑफ वाइट आर्किड। ये यहाँ उगने वाले सफ़ेद आर्किड के फूलों के लिए फेमस है। इनके नाम के पीछे एक और बात बताई जाती है, वो थोड़ा आगे जानेंगे। इसके अलावा ये जगह अपनी खूबसूरती, झरनों, चाय के बगीचों और प्राचीन मंदिरों के लिए जानी जाती है। कई यात्री इस शहर को घूमने भी आते हैं। यहाँ आने के सही समय की बात करें तो आप मार्च एंड से जून और सितंबर से अक्टूबर तक आ सकते हैं। तापमान 10 से 25 के बीच रहता है। इतिहास की बात करें तो सिक्किम के चोग्याल सम्राट ने इस जगह को 1835 में अंग्रेज़ों को सौंपा था। यानी कि ये पहले सिक्किम का हिस्सा था जो कि 1880 आते आते अंग्रेज़ों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। करसियांग में ये HDFC बैंक और उसका ATM है। ट्रेन शहर के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम, अम्बोटिया शिव मंदिर, हनुमान स्टैचू, रेलवे म्यूज़ियम, डाउ हिल, जगदीश मंदिर, श्री श्याम मंदिर, ईगल्स क्रेग, डियर पार्क, टी गार्डन, फॉरेस्ट म्यूज़ियम, हिरण पार्क आदि कई जगहों के बारे में हम जानेंगे। फ़िलहाल ये इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है। करसियांग में रात को ठहरने के लिए काफ़ी सारे होटल्स बने हैं जहां दार्जिलिंग के मुकाबले रेट काफ़ी कम होते हैं। ट्रेन यहां तक 30 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है और बाज़ारों में से होकर निकल रही है। अभी लगभग 50 किलोमीटर और आगे न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना है। वेस्ट बंगाल राज्य का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का कस्टमर केयर का कार्यालय बोर्ड लगा हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने के कई चर्च भी बने हैं। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से करसियांग नगर पालिका की जनसंख्या 42,446 थी और ब्लॉक के ग्रामीण इलाके की आबादी 94,347। अब तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1962 में स्थापित आकाशवाणी का स्थानीय स्टेशन भी है। सड़क किनारे इंडियन गैस एजेंसी बनी है। आगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। थोड़ी सी दूर में ही 3 बैंक अभी तक आ चुकी हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है। कैसे ट्रेन बीच बाज़ार से घूम रही है। आगे भारत पेट्रोलियम बना है। अन्य पेट्रोल पंप भी हैं। सड़क के पार ये है करसियांग रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन आगे जा रही है और आगे जाकर पीछे आएगी क्योंकि NJP जाने के लिए दूसरा ट्रैक लेना होगा, इसलिए ये ट्रैक चेंज करेगी। करसियांग का वर्तमान रेलवे स्टेशन 1896 में बनाया गया था। ये 602 NDM6 डीजल इंजन है। इंजन की बात हो ही गई है तो बता दूं कि लास्ट B क्लास लोकोमोटिव दार्जिलिंग रेलवे को 1927 में मिला था। इसको UK की कंपनी ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी ने बनाया था। 3 डिब्बों वाली ये ट्रेन यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है। कभी कभी जब कोचों में यात्री कम होते हैं तब एक कोच को हटाकर उसके यात्रियों को बाकी कोचों में एडजस्ट कर देते हैं। रेल पटरियाँ देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, छोटी सी। यहाँ पर 3 रेलवे ट्रैक बने हैं। करसियांग से ट्रेन NJP के लिए चल दी। करसियांग से दार्जिलिंग के लिए भी एक शाम 2:45 पर एक ट्रेन चलती है जो 5:30 बजे दार्जिलिंग पहुंचती है। करीब 3 घंटे में ये ट्रेन यात्रा हो जाती है। इसका फर्स्ट क्लास का किराया 750 रुपये है। ऐसे ही दार्जिलिंग से सुबह 9 बजे करसियांग के लिए टॉय ट्रेन रवाना होकर 11:30 बजे करसियांग पहुंचती है। इसकी ऑनलाइन टिकट IRCTC वेबसाइट से हो जाती है। जब कभी लैंडस्लाइड के कारण आधा रास्ता बंद हो जाता है, ट्रेन उस रूट पर कैंसिल हो जाती है, तब अगर आपका टिकट बुक है तो फिर आपको NJP से करसियांग तक बस में लाया जाता है। उसके बाद फिर करसियांग से दार्जिलिंग तक का सफ़र इन्हीं ट्रेनों में होता है। ये बस रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाती है।
आप चलती ट्रेन का आनंद लीजिए। इतना मैं कर्सियांग के बारे में बड़ी रोचक बात बताता हूँ। कर्सियांग शब्द का एक मतलब तो वही है जो पहले बताया, सफ़ेद आर्किड की भूमि। लेकिन कुछ लोग इसका एक दूसरा अर्थ भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि कर्सियांग में कर्स शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, जिसको हिंदी में अभिशाप या श्राप भी कहते हैं। इसका मतलब तो हम समझते ही होंगे, इसलिए कुछ लोग इसको शापित जगह बताते हैं। यहाँ एक डाउ या डोव हिल नाम की एक पहाड़ी है जो डरावनी किस्से कहानियों से जुड़ी है। यहाँ बनी एक पहाड़ी सड़क को जो है मौत की सड़क भी कहा जाता है, जो कि डोव हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच बताई जाती है। जहाँ कुछ लोगों की मान्यता है कि डाउ हिल के जंगल हॉन्टेड हैं, यानी कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कुछ इस तरह और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे लकड़हारे जब डाउ हिल के जंगलों में लकड़ी काटने जाते हैं तो अक्सर उन्हें वहाँ कोई सर कटा हुआ लड़का इधर उधर भागता हुआ नजर आता है और अचानक किसी का पीछा करने लगता है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के वीरान जंगल में एक और भूत का जिक्र होता है, लेकिन इस बार वो जेंट्स नहीं है, लेडीज भूत है, जिसकी आंखें लाल है। वो रात को सड़कों और जंगलों में देखी जाती है, इसलिए यहाँ जंगल के कुछ हिस्से शापित माने जाते हैं स्थानीय लोगों के हिसाब से। रात में जाना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। या तो वह मारा जाता है या फिर इंसान अपना मानसिक संतुलन खोकर अपने आप को ही मारने की कोशिश करने लगता है। उनके अनुसार जंगल में कहीं कहीं पर इंसानों की हड्डियां भी दिखाई देती हैं और रात को शैतान घूमता है। इसलिए लोकल लोग टूरिस्टों को घने जंगल में के कुछ भागों में जाने से मना करते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पूरे जंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है या फिर कोई एक फिक्स लोकेशन है जहाँ पर ये ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कर्सियांग हिल स्टेशन पर कई पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। उनमें से एक है डोव हिल, जो खूबसूरत है। यहाँ पहुँचने के लिए कर्सियांग से करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। पूरे जंगल के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, कुछ ही हिस्से हैं जिनको स्थानीय लोग शापित मानते हैं। उनमें से डोव हिल के जंगल में 100 साल से ज़्यादा पुराना विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल है, जहाँ पर बुरी शक्तियों के प्रभाव की बात लोग कहते हैं। किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, वो इसलिए क्योंकि इस स्थान के आसपास कई लोगों ने आत्महत्याएं की थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। जब ये स्कूल बंद रहता है तो यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दिसंबर से मार्च तक यहाँ ज़्यादा डरावने माहौल की बात सुनने को मिलती है, इसलिए यहाँ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जो है दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करता कि क्या सच है क्या झूठ है। मैंने जो पढ़ा और कुछ लोगों ने बताया वो आपको मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं भूत प्रेतों की अफवाह फैला रहा हूँ या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है भाई साहब। मेरा काम बताने का था, तो मैंने आपको जो है आपके सामने सारी बात खुलकर रख दी। बाकी आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, इन बातों से आप डर कर मत बैठ जाइएगा। कहीं ये सोचो कि वहाँ तो आत्माएं हैं, भूत प्रेत है, हमारा क्या होगा। अरे आपको तो ये ट्रेन जर्नी करनी है, कौन सा आप जंगल में घूमने जा रहे हैं। ऐसी भूत प्रेतों वाली बात तो लगभग हर पहाड़ी जगह पर होती रहती है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते रहता है। कौन सा सच में भूत आ जाएगा। ऐसे तो आप कहीं भी नहीं घूम पाओगे। आराम से आइए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। सामने पहाड़ पर चाय का बाग, टी गार्डन लगा है। कर्सियांग में चाय के बागानों में भी घूम सकते हैं। यहाँ 2 सबसे बड़े टी गार्डन हैं, एक अम्बोटिया और दूसरा मकाईबरी। बाकी टी गार्डन है कैसलटन और गुमटी। इनके अलावा कर्सियांग में और भी देखने की काफ़ी जगह हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूज़ियम और एनसीसी बोस इंस्टीट्यूट ऑफ एशियाटिक स्टडीज़, जो कभी इनका अस्थायी आवास हुआ करता था। ये नेताजी के बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस जी के घर में स्थित है। अंग्रेजों ने नेताजी को इसी घर में नज़रबंद किया था। म्यूजियम में नेताजी से रिलेटेड दस्तावेजों और अंग्रेजों द्वारा उनके गृह कारावास के दौरान लिखे कई लेखों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इनके अलावा नेताजी और उनकी होने वाली पत्नी सुश्री एमिली के बीच पत्रों के फोटोकॉपी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की कुछ दुर्लभ तस्वीरें और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करती हुई कुछ तस्वीरें भी लगी हैं। उनका कुछ सामान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गिद्ध पहाड़ क्षेत्र में बना है, जो रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर है। अगर आप कर्सियांग में रुकते हैं तो यहाँ जाकर महान इंसान श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें, क्योंकि इनका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको अपना शीश झुकाकर हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। जय हिंद। कर्सियांग के बाकी स्थानों को देखें तो यहाँ रेलवे संग्रहालय म्यूजियम को देख सकते हैं।
जहाँ पर इन टॉय ट्रेनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। करसियांग में मंदिर भी काफ़ी हैं। इनमें एक है अम्बोटिया शिव मंदिर, जो कि स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर अम्बोटिया टी स्टेट के अंदर बना है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आइए। मंदिर के पास संतरों का भी बाग है। इनके साथ ही गिद्दा पहाड़ पर सीता माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, जगदीश मंदिर और श्री श्याम मंदिर है। जगदीश मंदिर के ठीक पीछे श्री श्याम मंदिर 200 वर्ष पुराना बताया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। करसियांग से करीब 4 किलोमीटर दूर बरबुंग में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर भी बना है, जिसे हनुमान डांडा के नाम से जाना जाता है। इसी जगह के पास आई लव करसियांग लिखा है। इससे पहले एक और जगह ऐसा लिखा था। बाकी स्थानों की बात करें तो ईगल्स क्रेग, व्यू पॉइंट से पहाड़, बस्तियां और चाय के गार्डन, सिलीगुड़ी का मैदानी एरिया, कंचनजंगा और नेपाल की पहाड़ियों का शानदार व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बगीचा भी बना है। ये जगह कपल्स में काफ़ी फेमस है, जो कि स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सनराइज और सनसेट देख सकते हैं। स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर डियर पार्क है, जिसको डोव हिल इको पार्क भी कहते हैं, क्योंकि ये डोव हिल में बना है। इसका एक और नाम है सैटेलाइट पार्क। घने देवदार के पेड़ों से घिरे इस पार्क में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर हिरन ज़्यादा हैं, साथ ही पक्षी भी दिख जाएंगे। कुछ अन्य जीव भी हैं। अगर एक और पार्क जाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट म्यूजियम है, जिसको जीवों की तस्वीरों का घर कहा जाता है। ये यहाँ के वन्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इनके अलावा करसियांग में ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। करसियांग में कई नए स्कूल बने हैं और कई स्कूल आवास भी हैं, इसलिए इसको स्कूल टाउन भी बोला जाता है। अंग्रेजी और नेपाली माध्यम की पढ़ाई होती है। चलिए, करसियांग से अब हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, उसको वहीं छोड़कर अब आगे की बात करते हैं। ट्रेन के अंदर का व्यू है। सामने 2 व्यक्ति को देख रहे होंगे, वो ट्रेन को डब्बों से ही ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब चला नहीं रहे। चला तो आगे इंजन में बैठे लोको पायलट ही रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। आगे दिखाएंगे ये कैसे काम करते हैं। यहाँ ट्रेन रुक चुकी है। ट्रैक पर कुछ दिक्कत थी तो वहाँ लोग काम करके इसको ठीक कर रहे थे, इसलिए ट्रेन रुक गई। ये नीचे उतरकर ट्रेन ड्राइवर, जिनको लोको पायलट बोलते हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि चलो या रुको। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों को साफ़ या जो भी कुछ गड़बड़ था उसको ठीक किया है, इसलिए इनको धन्यवाद। क्योंकि अगर ये दिक्कत बाद में होती तो हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती। चूँकि ये रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए मेंटेनेंस का काम ट्रैक पर चलता रहता है। 10 जनवरी 2017 को एक टॉय ट्रेन खराब ट्रैक के कारण पटरी से उतर गई थी, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। इसी तरह 7 मई 2019 को एक ट्रेन ने एक कार को टक्कर मार दी थी, जिससे वो पटरी से उतर गई थी, लेकिन कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कोई घायल हुआ था। इसलिए इस ट्रैक को बीच बीच में जो है चेक किया जाता है, ताकि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो उसे समय रहते ठीक किया जाए। ये रेलवे वाले तो यात्रियों का ध्यान रखने का अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों को भी खुद अपना ध्यान रखना होगा। 9 अक्टूबर 2019 को एक व्यक्ति चलती ट्रेन में सेल्फी ले रहे थे। किसी कारणवश वो गिर गए, जिससे कि सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। तो आपको खुद भी फ़ोटो खींचते या वीडियो बनाते समय सावधानी बरतनी है, जिससे कोई घटना ना हो। पूरी यात्रा 99% सुरक्षित है, आप इसका आनंद लीजिए। यहाँ से देखिए पहाड़ों का कितना खूबसूरत व्यू सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रेन अभी सड़क के लेफ़्ट साइड चल रही है, जो कि आगे सड़क पार करके राइट साइड हो जाएगी। इस तरह सड़क के इधर उधर यात्रा होती रहती है। अब ये सड़क से नीचे उतरकर आगे बढ़ रही है। हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है, पहाड़ों के काफ़ी ऊपर और उसके किनारे पर चल रही है ट्रेन। यहाँ कमज़ोर दिल वाला या पहली बार बैठने वाला इंसान भयभीत हो सकता है। सड़क पर बोर्ड लगा है, यहाँ से सुखना 14 किलोमीटर आगे है। दोबारा से फिर हम सड़क के पास आ गए। आगे पीछे दोनों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, जिससे कि हम कहाँ चल रहे हैं आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाए। ट्रेन का सफ़र 8 घंटे का होता है, तो काफ़ी लोग इसमें सो जाते हैं, लेकिन मेरी दार्जिलिंग रेलवे की ये पहली टॉय ट्रेन की यात्रा थी। मुझे नज़ारे देखने थे और वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। ये शानदार व्यू कभी कभी देखने को मिलते हैं यार, कौन यहाँ रोज़ आ रहा है, इसलिए मैंने पूरी यात्रा का आनंद लिया। मैं इसका एक भी पल गंवाना नहीं चाहता था। वीडियो इतनी बन गई कि मेमोरी कार्ड लगातार भरती जा रही थी, क्योंकि मैं सिक्किम यात्रा करके यहाँ आया था, तो वहाँ की वीडियो भी मेरे पास थी, लेकिन इसका इंतज़ाम मैं पहले ही करके चला था। 128 GB की 4 और 64 GB की 4 मेमोरी कार्ड मेरे पास थी, साथ ही 2 पेन ड्राइव भी थी।
तो मैं बेफिक्र होकर रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की व्यवस्था ज़रूर करके चलें अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है ज़्यादा तो, क्योंकि पूरा रास्ता खूबसूरत है। आप रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो बनाते बनाते थक जाओगे लेकिन नज़ारे कम नहीं होंगे। ट्रेन पहुंच चुकी है महानदी रेलवे स्टेशन पर, जो कि करसियांग से 7.5 किलोमीटर आगे है। सी लेवल से 4122 फीट की ऊंचाई पर बसे महानदी स्टेशन का दोबारा से निर्माण 1989 में हुआ था। छोटे से इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है। आगे इस नाम से एक नदी भी है जिसके ऊपर इसी के नाम का पुल बना है। ट्रेन दोनों तरफ बने घरों, होटलों और बाज़ारों से गुजर रही है। महानदी की बात करें तो नदी 900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों से बहती हुई लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये संस्कृत शब्द महान और नदी से मिलकर बना है। अलग अलग युगों में इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कनक नंदिनी, नीलोत्पल, महानद और महाश्वेता। महानदी में पहले विनाशकारी बाढ़ आती थी जिस कारण इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता था। बाद में हीराकुंड बांध बन गया और नहरों बैराजों से नदी में पानी कंट्रोल रखा जाता है। आगे कुछ किलोमीटर बाद इसी नाम से मिलता जुलता महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगा, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है। ये ट्रेन के अंदर का व्यू दिख रहा है। राइट साइड में आपको कोई भी जो है नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक आप खुश थे कि हमें बाहर का अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे आगे आपको कुछ भी इस साइड देखने को नहीं मिलेगा। मैं अब तक चलती ट्रेन के राइट साइड में बैठा था, लेकिन अब इस तरफ पहाड़ और घाटियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड गया। वहाँ गेट पर पहले से ही एक व्यक्ति खड़े थे ट्रेन के। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या आप मेरे एक्शन कैमरे से बाहर की वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं? उन्होंने हाँ कर दी, तो मैंने उनको कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके दे दी। यहाँ सड़क ज़्यादा चौड़ी हो गई है, पर सामने का सीन तो देखिए एकदम ज़बरदस्त। ऊंचे और हरे भरे पहाड़ों का नज़ारा शानदार लग रहा है। सच में आनंद आ गया। अगर आप जीवन में एक ही जगह रुके हुए बोर हो गए हो और कहीं घूमना चाहते हैं तो इस ट्रेन में बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद एक्साइटमेंट आता रहेगा। अगर सुस्ती से नींद भी आ रही होगी तो यहाँ के रास्ते देखकर वो एकदम से भाग जाएगी जब आप इन रास्तों से होकर गुजरोगे। सड़क खुरदुरा बनाई गई है ताकि वाहन फिसले ना। अब धीरे धीरे ट्रेन सड़क को छोड़कर थोड़ा ऊपर जाती जाएगी, जो कि थोड़ी देर बाद वापस रोड पर आकर उसको क्रॉस करके वापस इसी साइड आएगी। राइट साइड में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पहाड़ पर तार और अन्य इंतजाम करके रोका गया है। बारिश के समय कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। ट्रेन के अंदर से खिड़कियों के दोनों तरफ कहीं से भी देख सकते हैं। अगर ये कोच विस्टाडोम होते तो ऊपर का व्यू और देखने को मिलता, लेकिन धूप में उससे थोड़ा समस्या हो सकती है, तो ये भी इस टाइम ठीक है। जो हमें साइड का दिख रहा है, गया बारी आने वाला है। सी लेवल से 3516 फीट की ऊंचाई पर बसा है गया बारी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 100 परिवारों के इस गांव की जनसंख्या 460 थी। कक्षा 5 से 10 तक की शिक्षा वाला 1965 में बना नेताजी जूनियर हाई स्कूल है। ट्रेन के अंदर जो आप वो सामने व्यक्ति देख रहे हैं जो गोल पहिया घुमा रहे हैं लाल वाला, वो ब्रेक सिस्टम है। इसको घुमाकर ब्रेक कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि यहाँ बैठे टीटी मुझसे बता रहे थे। इंजन के ब्रेक अलग होते हैं और इसके अलग। टीटी साहब बता रहे थे कि इंजन को ब्रेक लगाने पर ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए कोच में भी ब्रेक दिया गया है ना मज़े की बात कि ये भी हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। आगे बढ़ती हुई ट्रेन अब पीछे जा रही है। ऐसा क्यों है? ये ट्रेन अब ट्रैक चेंज करेगी। राइट साइड में भी आप रेलवे ट्रैक देख सकते हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन कुल मिलाकर 6 जगह पीछे हटती है और फिर आगे बढ़ती है, जिसको जिग जैग या रिवर्स कहते हैं। जिस स्थान से ये ट्रेन पीछे हो रही है, ये 6 नंबर का रिवर्स है, जो महानदी और गयाबड़ी के बीच आता है। ट्रेन पीछे आकर रुक गई, अब इसी ट्रैक पर आगे जाएगी। ये ट्रेन आगे पीछे क्यों होती है, यहाँ आकर ये ऐसा क्यों चल रही है,
जब आगे एक और उदाहरण आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये टीटी हैं, टिकट कलेक्टर साहब जी, ये भी इसी कोच में मेरे साथ बैठे हैं। इनसे बात करके मैंने काफ़ी कुछ जाना। इन्होंने बताया कि ये रेलवे कैसे काम करता है, पहाड़ों पर ट्रेन कैसे चढ़ती उतरती है, लूप और रिवर्स क्या होते हैं। इस तरह इन्होंने जो है मुझे काफ़ी कुछ बताया। इनकी एक दिन छोड़कर ड्यूटी रहती है। ट्रेन रुक चुकी है, कारण पता नहीं क्या है, शायद आगे एक दूसरी ट्रेन गुजरेगी इसलिए ये यहाँ पर रुक गई होगी। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग थोड़ा हल्का होने के लिए चले गए, मतलब एक नंबर करने। इस रेलवे ट्रैक पर ये छोटी सी ट्रेन दौड़ती है। इनके बीच की दूरी जैसे पहले बताया 610 मिलीमीटर है। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन आगे बढ़ चली। ये साइड वाली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर जा रही है। एनजेपी से दार्जिलिंग के लिए सुबह 10 बजे 2 ट्रेनें चलती हैं, जो शाम 5:30 बजे और 6:30 बजे दार्जिलिंग पहुंचती है, जिसका एसी चेयर कार किराया 1500 रुपये और फर्स्ट क्लास का 1300 और 1400 रुपये है। नीचे टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक है। शायद ये पुराना ट्रैक है जो अब बंद हो चुका है, या शायद चालू भी हो, तो पता नहीं। अब जिस तरह कंडीशन लग रही है तो ये बंद ही लग रहा है। ये लाल गोल पहिया घुमाकर काफ़ी हद तक ब्रेक को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा कहीं आपने देखा है कि ट्रेन को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ब्रेक सिस्टम से, वो भी आपके साथ यात्रा कर रहे हैं इसी कोच में? ऐसा जो है शानदार चीज़ें इसमें देखने को मिलती रहती हैं। ट्रेन फिर से घने जंगल में प्रवेश कर चुकी है और सड़क के नीचे बाईं तरफ चल रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रेन ऊपर चढ़ती जाती है वैसे वैसे मौसम ठंडा होता रहता है, इसलिए अगर आप किसी भी मौसम में आ रहे हैं तो कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई जगह ट्रेन पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर चलती है। अब चूँकि ये ट्रैक और ट्रेन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो कुछ लोगों के मन में कभी कभार भय आ जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं है। ये यात्रा सेफ़ है। अगर कुछ होना होगा तो वो आप घर बैठे रहोगे तब भी हो जाएगा। अगर कुछ घटना घटनी होगी तो घबराइए नहीं, यहाँ पर आराम से आइए। घने जंगल से निकलती हुई ट्रेन कितनी गजब लग रही है। कयाबड़ी और तिनधारिया के बीच लूप नंबर 4 आता है, जिसका नाम अगोनी पॉइंट है। ये इस रूट का सबसे कड़ा मोड़ है। मैं यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप थोड़ी देर प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कीजिए और ट्रेन की आवाज़ सुनिए, अच्छा लगेगा। ये बांस के पेड़ हैं। तिनधारा स्टेशन आगे आने वाला है, जो कि सी लेवल से 2822 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इसका दूसरा नाम तीन धाराएं भी है, जिसका अर्थ 3 धाराएं माना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 55 के हिल कार्ट रोड पर है। रेलवे ट्रैक 1880 में सिलीगुड़ी से तिनधारिया तक पूरा हुआ था। ये है तिनधारिया रेलवे स्टेशन, जो कि अगस्त 1880 में खोला गया था। ट्रेन यहाँ पर करीब 15 मिनट के लिए रुकती है। पीछे हमने बताया था कि ट्रेन में खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं, तो जो आपने वहाँ पर लिखवाया था वो यहाँ पर बताकर आपका खाना मिल जाएगा। सामने चाय की दुकान बनी है, उसके पास में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की भी दुकान है। यहाँ के वेज खाने में ये चीज़ मिले, चावल, सलाद, आलू गोभी, जिसमें आलू तो थे ही नहीं, और ये हरी पत्ती वाली पता नहीं क्या चीज़ थी। क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा। मुझसे ये पूरा खाया भी नहीं गया, तो मैं यहाँ पर आधे पेट भूखा रहा। ट्रेन तिनधारिया रेलवे स्टेशन से आगे निकल चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार तिनधारिया की आबादी 1015 थी। यहाँ पर चाय स्टेट एक बायो ऑर्गेनिक स्टेट है, जो ब्लैक और ग्रीन चाय का उत्पादन करता है। तिनधारिया में 1947 में स्थापित अंग्रेजी माध्यम का हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें कक्षा 5 से 12 तक की पढ़ाई होती है। इनके अलावा 1950 में तिनधारिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, जिसमें भी 5 से 12 तक की पढ़ाई है। थोड़ी दूर आगे तिनधारिया वर्कशॉप आएगा, जहाँ पर लोकोमोटिव मतलब इंजन और
डिब्बों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 1881 में वर्कशॉप बनाई गई थी। अब जहां ये कार्यशाला है उसका निर्माण 1913 में शुरू हुआ था और 1925 में भाप इंजनों के लिए ये कार्यशाला चालू हो गई थी। ये 6670 वर्ग मीटर में फैली है। अभी इस रेलवे पर अंग्रेज़ों के समय के 13 भाप इंजन चलन में है। इस कार्यशाला में 82 कर्मचारी हैं। चूँकि ये बहुत पुराना है इसलिए इसको अपग्रेड करने के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस कार्यशाला को मतलब वर्कशॉप को थोड़ा अपडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एरिया या कुछ नई फैसिलिटी के लिए। क्योंकि पहले यहाँ पर स्टीम इंजन ही चलते थे तो उन्हीं की मरम्मत होती थी। बाद में डीजल इंजन को भी यहाँ पर ठीक करने के लिए लाया गया, जिसका काम सिलीगुड़ी जंक्शन में भी होता है। तिनधारिया में कुछ फिल्मों के सीन भी फिल्माए गए थे, जैसे रणबीर कपूर की बर्फी और विद्या बालन की परिणीता। ये है तिनधारिया की लोकोमोटिव कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, जहाँ पर इंजनों और कोचों में अगर कोई दिक्कत हो तो उनको यहाँ पर ठीक किया जाता है। सड़क के किनारे तिनधारिया टी स्टेट है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म का बोर्ड लगा हुआ है। चाय के गार्डन यहाँ से तो अभी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये आगे सिलीगुड़ी तक फैले हैं। जब ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तब आराम से इनको दिखाएंगे और वहीं पर इनके बारे में बात होगी। ट्रेन सड़क छोड़कर ऊपर चल रही है, जो कि आगे थोड़ा और ऊंचाई लेगी। यहाँ से पूरी घाटी का एक अच्छा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। आप व्यू देखिए, इसके थोड़ा आगे वो दिखाएंगे जो सिर्फ भारत में इसी रेलवे पर देखने को मिलेगा, अन्य कहीं भी नहीं। इस रेलवे की खास बातों में सबसे खास बात यह है जो अभी हो रही है, धीरे धीरे ट्रेन पीछे हट रही है। एक ट्रैक तो यही जिस पर ट्रेन पीछे जा रही है, दूसरा इसके लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर वाला बना है ट्रैक, मतलब रेलवे पथ। अभी ट्रेन पीछे होती जाएगी, उसके बाद फिर दूसरे ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। ये तिनधारिया के बाद रिवर्स नंबर 3 है। अब ये रिवर्स क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। तो एनजेपी से दार्जिलिंग तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मैदानी इलाके में तो आराम से ट्रैक बिछ गया, लेकिन जब पहाड़ आने शुरू हुए तो वहाँ ट्रैक बनाने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं तो चढ़ाई पर रेलवे लाइन कैसे बिछाई जाए। फिर वही लाइन पहाड़ से ढलान पर नीचे भी उतरेगी। इसी उतार चढ़ाव की टेंशन इंजीनियरों को हो रही थी कि कैसे करें। पहाड़ पर एकदम से सीधा चढ़ाई या उतराई वाली पटरियाँ बिछाएंगे तो ट्रेन ना तो चढ़ पाएगी और ना ही उतर पाएगी। आज रेलवे के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पहले थी नहीं, तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। अंत में फाइनल हुआ कि ऐसा सीधा रास्ता तो जाएगा नहीं, हमें जिग-जैग, रिवर्स और लूप्स वाला तरीका अपनाना होगा। ये रिवर्स तो आप देख ही रहे होंगे, जिसमें ट्रेन पीछे जा रही है, थोड़ी और पीछे जाकर फिर से ये नीचे वाले ट्रैक से आगे बढ़ेगी। इसको हिंदी में घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता या अंग्रेजी में जिग-जैग कहते हैं। ये अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसा होता है। जेड को आप गौर से देखिए, थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। इसमें ऊपर वाली लाइन आगे बढ़ रही है, फिर वो लाइन नीचे जा रही है तिरछी करके, उसके बाद नीचे जाकर फिर वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही ये रेलवे काम करती है, मतलब ट्रेन पहले आगे बढ़ती है, फिर उसी साइड पर तिरछे पीछे आती है और फिर आगे बढ़ती है। अभी तो हम दार्जिलिंग से आ रहे हैं इसलिए उतराई वाले रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जब आप एनजेपी से जाओगे तो फिर चढ़ाई मिलेगी। रिवर्स के बाद अब ट्रेन नीचे वाले ट्रैक से आगे बढ़ेगी। मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहाड़ों में जब खड़ी चढ़ाई पर ट्रैक आगे नहीं जा पाता था तब ये रिवर्स और लूप के माध्यम से दिशा बदलकर रास्ता आगे जाता था। आपने सुना होगा ना कि शेर डर कर पीछे नहीं हटता, अगर वो हट रहा है तो इसका मतलब है कि वो लंबी छलांग मारने के लिए पीछे जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो है कई लूप्स और रिवर्स बनाए गए हैं ताकि ट्रेन और ऊंचाई पर घूम घूम कर जा सके। इसमें अभी 6 जिग-जैग रिवर्स हैं, मतलब 6 जगह ट्रेन पीछे हटकर आगे बढ़ती है। इसमें से 2 तो बंद ही है, तो 4 ही अभी कार्यरत हैं। चूँकि अब कुछ जगहों पर लूप्स यानी कि घुमावदार रास्ते कम कर दिए गए हैं, जिससे जो है ट्रेन गोल घूमने के बजाय सीधा निकल जाती है। ये चार्ट देखिए, इसमें पूरी जानकारी है। जैसे बतासिया लूप पर ये गोल लूप नंबर 5 है, उसके बाद महानदी और गयाबरी के बीच 6ठे नंबर का जिग-जैग रिवर्स है। ये 6 नंबर इसलिए है क्योंकि हम दार्जिलिंग की साइड से ले रहे हैं, तो इस साइड से हम इसको पहला रिवर्स भी कह सकते हैं। लेकिन चूँकि एनजेबी से नापते हैं, एनजेबी से दार्जिलिंग के बीच, तो एनजेबी से इसका 6ठा नंबर ही है। फिर गयाबरी और तिनधारिया के बीच 4 नंबर का एगोनी पॉइंट लूप है, ये सबसे टेढ़ा या तिरछा लूप है। इसके बाद तिनधारिया और चूनाभट्टी के बीच 3 और 2 नंबर के रिवर्स हैं। चूनाभट्टी पर 3 नंबर का एक लूप आएगा
जो कि सबसे लोएस्ट लूप है। उसके बाद जिगजैग 1 है। पहले यहाँ से जिगजैग वाला रास्ता नहीं था, इसकी जगह यहाँ 2 नंबर का लूप बना था, जो कि 1942 में बाढ़ आने के कारण हटा दिया गया। उसकी जगह फिर रिवर्स नंबर 1 बना। ये इस रूट का सबसे लंबा रिवर्स है। जिगजैग बनने के बाद इस लूप को हटा दिया गया। इससे आगे रंगटंग और सुकना के बीच 1991 में लूप नंबर 1 को हटाकर वहाँ थोड़ा सा लंबा रूट बना दिया गया। इसमें आप एक बात और देखिए कि न्यू जलपाईगुड़ी से सुकना तक मैदानी इलाका है। सुकना के बाद ही चढ़ाई शुरू होती है अगर हम एनजेपी से आ रहे हैं तो। ये देखिए ऊपर वाले रूट से ट्रेन आई है और अब नीचे की ओर पीछे हट रही है। कुछ दूर ये पीछे जाएगी, फिर जब एंड में पहुंच जाएगी तब फिर नीचे वाले ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से आ रहे हैं तो जहां से हम बैक हुए हैं वहां पर चढ़ाई ज़्यादा थी, एकदम सीधा ट्रैक नहीं बन सकता था, तो फिर आगे कैसे जाएं? इसके लिए थोड़ा पीछे हटेंगे, फिर दूसरा ट्रैक लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ये रिवर्स नंबर 2 है। इसी तरह ये ट्रेन आगे चल दी। यहाँ पर ट्रैक चेंज कर रहे हैं ताकि ट्रेन पीछे हटकर नीचे जा सके। ये भी एक रिवर्स है। बारिश के समय कभी कभी ट्रेन के पहिए स्लिप होने के चांस रहते हैं, तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसे फिसलती नहीं, लेकिन फिर भी जब कभी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा होता है तो इससे बचने के लिए ट्रेन से उतरकर यहाँ ट्रेन के सहायक पहिए और ट्रैक पर मिट्टी डालते हैं जिससे फिसलन ना हो, सही से ट्रेन आगे बढ़ सके। बारिश जब ज़्यादा होती है तब इस तरह की कुछ बात होती है। जब हम एनजेपी से दार्जिलिंग जाते हैं तो चढ़ाई ज़्यादा आती है। अब ट्रेन के इंजन पुराने समय के हैं, ज़्यादा लोड नहीं ले पाते, तो फिर उसको धक्का देने के लिए पीछे एक अलग से लोकोमोटिव मतलब इंजन चलता है। रिवर्स के बाद अब हम आगे चल दिए। रंगटंग रेलवे स्टेशन से हम गुजर रहे हैं। सी लेवल से 1404 फीट की ऊंचाई पर बसा ये रेलवे स्टेशन तीनधारे से 12.5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन 1880 में खोला गया था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकी। सिलीगुड़ी से रंगटन के बीच पहली स्टीम इंजन वाली इवनिंग सफारी या जंगल टी सफारी नाम की टॉय ट्रेन भी चलती थी, जो अगस्त 2021 को सिलीगुड़ी जंक्शन से शुरू की गई थी। लेकिन 17 किलोमीटर की इस ट्रेन यात्रा में ज़्यादा यात्री नहीं आ रहे थे, तो मार्च 2022 को इसको बंद कर दिया गया। ये ट्रेन ऑन डिमांड पर चलती हैं, जो छोटे रूट की चलती है। आने से पहले कन्फर्म कर लीजिएगा। पहले जो ट्रेन चलती थी उसका टाइम था 2:45 पर, सिलीगुड़ी जंक्शन से चलकर 3:20 पर सुकना आती थी। 10 मिनट रुकने के बाद फिर 4:20 पर रंगटन पहुंचती थी। वापसी में फिर 4:40 पर रंगटन से चलती थी और 5:20 पर सुकना इसका पहुंचने का समय था। फिर 5 मिनट रुकने के बाद 6:05 पर सिलीगुड़ी जंक्शन पर वापस लौटती थी। इसका किराया 970 रुपये था। ये यात्रा विस्टाडोम कोच से होती थी। इस तरह की ट्रेन हॉलीडे या फिर किसी स्पेशल समय भी चलाई जाती है। अगर आपके पास समय कम है तो इतनी कम दूरी के लिए ट्रेन में बैठकर टॉय ट्रेन का आनंद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर पूरे अनुभव के लिए तो भाई साहब दार्जिलिंग तक ही सफ़र आपको तय करना होगा, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि पूरी यात्रा में लूप, रिवर्स, खूबसूरत वादियाँ और एडवेंचर ट्रैक आता रहता है, तभी आप यहाँ के रोमांच को महसूस कर पाओगे। यहाँ ट्रेन काफ़ी हद तक पहाड़ों से नीचे उतर गई है और धीरे धीरे मैदानी इलाके में एंटर कर रही है। अब हम पूरी तरह से मैदानी एरिया में आ चुके हैं। अब ना तो कोई लूप आएगा और ना ही रिवर्स। जो भी आपको पहाड़ों का एडवेंचर मिलना था मिल चुका। अब तो सिर्फ नॉर्मली ट्रेन आगे बढ़ेगी। लेकिन इस नॉर्मल में भी एक वो बात है जो अब तक की यात्रा में नहीं थी, वो है ये घना जंगल। जंगल पहले भी आए थे, लेकिन ये समतल ज़मीन पर है। इसका अपना अलग मज़ा है। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिंदी में बोले तो वन्यजीव अभयारण्य है, जो पूर्व में तीस्ता नदी से, पश्चिम में महानदी एवं हिल कार्ट रोड से घिरा हुआ है और हिमालय के तलहटी में स्थित है। महानंदा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जंगल 159 वर्ग किलोमीटर में फैला रिजर्व्ड जंगल है, जो 1955 में एक स्पोर्ट्स सेंचुरी के रूप में शुरू किया गया था। 1959 में इस जंगल को भारतीय जीव, बाइसन और रॉयल बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दिया गया। इन जीवों पर पहले विलुप्त होने का खतरा था, इसलिए यहाँ पर इनको रखा गया था।
इस जंगल में कई तरह के पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, मिलना उनका दुर्लभ है, जो कि अन्य जगहों पर लुप्त हो चुके हैं। पक्षियों की 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, इस कारण इस सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया गया है। वो जानवर कौन कौन से जहां आप देख सकते हैं? अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं और आधे से ज़्यादा तो आपको और हमको नाम भी नहीं पता, लेकिन जिनका नाम हम जानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्तनधारियों की यहाँ 36 प्रकार की प्रजातियाँ हैं जिन्हें आप और हम जानते हैं, जैसे हाथी, काला भालू, भौंकने वाला हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, बंदर आदि। सुकना फॉरेस्ट रेंज में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है। ये एनवायरमेंटल फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन सुकना है। इसके आगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस म्यूजियम है, जो कि पश्चिम बंगाल का इस तरह का पहला म्यूजियम है। इस जंगल में हाथी पर बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ 8 किलोमीटर की जंगल सफारी होती है। महानंदा सेंचुरी का एंट्री गेट सुकना में है। बंगाल वन विभाग द्वारा अक्सर यहाँ बस या खुली जीप द्वारा जंगल सफारी कराई जाती है। जंगल में खुली जगह पर कई स्थानों पर नमक रखी जाती है। जानवर उस नमक को चाटने आते हैं, जिससे वो अपनी खनिज ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जंगल में ऊपर से देखने के लिए वाच टावर बनाए गए हैं। अंदर से जंगल में जाना है तो एंट्री फीस है 120 रुपये। अभयारण्य हर वर्ष 16 जून से 15 दिसंबर तक बंद रहता है। इस दौरान आप इसको अंदर से नहीं देख सकते। ट्रेन आ गई सुकना रेलवे स्टेशन पर। सी लेवल से 533 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्टेशन से एनजेपी 9.20 किलोमीटर है। जैसे कि आपने देखा कि दार्जिलिंग की ओर जाते हुए सुकना से ही असली चढ़ाई शुरू होती है। कभी कभी सिलीगुड़ी से सुकना तक की ट्रेन चलती है। ये स्टेशन 1880 में खोला गया था। सुकना में भारतीय सेना की 33वीं कोर है। अब ये कोर क्या होता है? तो एक कोर बनती है 3 डिवीजनों से, जिसमें 45 से 50,000 तक सैनिक होते हैं। सुकना में मिलिट्री स्टेशन के बीच त्रिशक्ति हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में सैन्य म्यूजियम है, जहाँ पर त्रिशक्ति वार मेमोरियल शहीदों की गौरव गाथा बताता है। इनके अलावा T-55 टैंक, बंदूक और ट्राफियाँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1011 थी। सुकना से हम आगे सिलीगुड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। रंगटंग रिवर पर पुल से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन नदी में पानी का नामो निशान तक नहीं है। लगता है काफ़ी समय से इसमें पानी ही नहीं आया। ऐसे ही धीरे धीरे नदियाँ सूखती जा रही हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। सामने बड़ी सी बिल्डिंग सुकना हायर सेकेंडरी स्कूल की है। चाय की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अंग्रेज़ों ने 1856 के आसपास इस एरिया में चाय की खेती करना शुरू किया था। अभी के समय दार्जिलिंग और आसपास 87 टी गार्डन है। इनमें लगभग 50,000 लोगों को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। यहाँ अलग अलग तरह की चाय की वैरायटी पैदा होती है, जहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग चाय की खेती का एरिया कम होता जा रहा है। खेती कम हो रही है। 1951 में जहाँ इसकी खेती 16,569 हेक्टेयर थी, जो कि 1990 में बढ़कर 20,065 हो गई। इसके बाद 2014 में ये एरिया सिमटकर 17,820 हेक्टेयर हो गया। टी गार्डन की संख्या 1961 में 99 थी, जो 1990 तक 102 हो गए। इसके बाद 1995 तक ये घटकर 83 रह गए। 1990 से 95 तक 20% की गिरावट देखी गई। 2014 में इनकी संख्या 81 थी। पहले ये क्षेत्र चाय के लिए ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब धीरे धीरे उत्पादन कम हो रहा है। 2021 में दार्जिलिंग चाय का उत्पादन 70,10,000 किलोग्राम था। यह भारत में उत्पादित कुल चाय का 0.5% थी। चाय से निकलकर आगे चलते हैं। अब ट्रेन शहर में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ पर लगातार सड़क पर वाहन चल रहे हैं। भीड़ बढ़ने लगी है तो ट्रेन हॉर्न बजा रही है, ताकि आगे ट्रैक पर कोई व्यक्ति हो तो वो हट जाए, क्योंकि कई बार यहाँ आसपास रहने वाले लोग इसके टॉय नाम की तरह हल्के में ले लेते हैं और पटरियों पर वे जब तक नहीं होते जब तक ट्रेन नज़दीक ना आ जाए। ट्रेन के कितने पास वाहन गुजर रहे हैं और बाकी चीज़ भी यहाँ पर रखी हैं। ये पंचनाइन रिवर के ऊपर लोहे का पुल बना है। नीचे पानी बिल्कुल प्रदूषित है और रुका हुआ है। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर हमारी टॉय ट्रेन चल रही है वो नैरो गेज मतलब छोटी पटरियाँ हैं, जिनके बीच की दूरी 610 मिलीमीटर है।
साइड में है ब्रॉड गेज, मतलब जिस पर बड़ी वाली ट्रेनें चलती हैं, उनके बीच की दूरी पटरियों के 1676 मिलीमीटर है। आप सोच रहे हैं कि बार बार ये क्यों बता रहा है पटरियों के बीच की दूरी ये वगैरह। भाई साहब यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये है वो स्थान जहाँ छोटी और बड़ी दोनों पटरियाँ मिल रही हैं। टॉय ट्रेन की छोटी पटरियाँ बड़ी पटरियों के बीच बनी है। हमारी ट्रेन इसी के ऊपर से गुजर रही है। एक बार को मुझे लगा कि यार हमारी टॉय ट्रेन बड़ी ट्रेन की पटरियों पर कैसे चढ़ गई कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया हो। लेकिन फिर सोचकर मैं मन ही मन में हंसा कि ये भी इस ट्रेन का एक एडवेंचर है। अच्छी सी फीलिंग आई। अब ट्रेन ट्रैक पार करके दूसरी साइड आ गई। ये है सी लेवल से 510 फीट की ऊंचाई पर बसा सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ दूसरी तरफ ब्रॉड गेज की बड़ी ट्रेन खड़ी है, जहाँ से आप भारत के अन्य स्थानों के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है। ये स्टेशन 1949 में ओपन हुआ था। अब आप सोचोगे कि टॉय ट्रेन तो बहुत पहले से चलती है, फिर ये स्टेशन 1949 में कैसे बना। तो मित्रों, ये स्टेशन जब टॉय ट्रेन बन रही थी तब ये नहीं था। इसके आगे सिलीगुड़ी टाउन वाला स्टेशन था। एक और बात कि यहाँ नैरो गेज और ब्रॉड गेज की ट्रेनें तो आती ही हैं। पहले यहाँ तीसरा ट्रैक भी आता था, जिसको कहते थे मीटर गेज वाला, जिसके बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर थी। लेकिन जब यहाँ ब्रॉड गेज बन गई तो 2011 में मीटर गेज को हटा लिया गया। लेकिन मीटर गेज अभी भी सिलीगुड़ी जंक्शन के एक भाग से बागडोगरा रेलवे स्टेशन तक बिछा है। इस पर 6 रेलवे प्लेटफॉर्म है। सिलीगुड़ी जंक्शन पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के स्टेशनों के बारे में लिखा है, जैसे बतासिया लूप, घूम, सोनादा आदि। कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। सिलीगुड़ी 3 टी के लिए फेमस है। पहला टी मतलब चाय, दूसरा टिम्बर, इमरती लकड़ी के लिए, और तीसरा टी है टूरिज्म। सिलीगुड़ी का मतलब होता है कंकड़ या पत्थरों का ढेर। 19वीं शताब्दी तक इस एरिया को सिलचागुड़ी कहा जाता था। बहुत समय पहले ये सिक्किम राज्य का एक छोटा सा खेती करने वाला गांव था। 2011 की जनगणना के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या 5,13,264 थी। साक्षरता दर करीब 78% थी। सिलीगुड़ी में एक स्टेडियम भी है, जहां पर एक समय में 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ट्रेन अब सिलीगुड़ी जंक्शन से आगे बढ़ चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस यात्रा में बस यही तो फ़ायदा है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जी हाँ, अगर आप सिलीगुड़ी को हल्के में ले रहे हैं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सामने महानंदा नदी पर लोहे का पुल बना है। पुल करीब 700 फीट लंबा है। अब बात करते हैं कि सिलीगुड़ी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो टॉय ट्रेन के बारे में नहीं है, इसलिए आप चाहें तो वीडियो आगे निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात भारत की सुरक्षा की है, तो वीडियो भले ही लंबी हो जाए पर इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो कि सिलीगुड़ी से शुरू होगी। सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से आप भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए जा सकते हैं, जैसे सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। आसानी से समझने के लिए आप गूगल मैप को देखिए। इसमें नीले कलर के अंदर जो क्षेत्र हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। सिक्किम को छोड़कर इन राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें सिक्किम की लोकेशन पर नज़र डालिए। भारत से बाई रोड इन राज्यों में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिक्किम से। बाकी 3 और नेपाल, भूटान और चीन है। अब सिक्किम कैसे पहुंचे? तो ये ब्लैक कलर में जो सर्कल बना हुआ है वो सिलीगुड़ी है। भारत से केवल यही रास्ता है जिससे हम सिक्किम जा सकते हैं, और फिर सिक्किम से नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। ये कॉरिडोर एक जगह सिर्फ 27 किलोमीटर का है, यानी इस ओर भारत का सिर्फ 27 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहाँ से सिक्किम जुड़ा हुआ है, और फिर बाकी 7 राज्य है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। इसके ऊपर तिब्बत है जो चीन ने कब्जा कर रखा है। तो चीन इस चिकन नेक को शेष भारत से तोड़ना चाहता है, ताकि भारत का इन 8 राज्यों से संपर्क कट जाए। मतलब ये राज्य भारत से अलग हो जाएं। पता नहीं उसे क्या मज़ा आता है यार, हर वक्त दूसरे की ज़मीन हड़पने के बारे में सोचता रहता है। जहाँ दूसरे देशों से चीन की सीमा भी नहीं लगती ना, उस पर भी वो दावा ठोक देता है और कहता है कि ये ज़मीन हमको दे दे। मतलब चीन कतई बावला हो रखा है। उसकी नज़र इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। चीन चाहता है कि हमला करके वो इस पर कब्जा कर ले, फिर ना तो भारतीय सेना सिक्किम जा पाएगी और ना ही बाकी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में। इसके लिए वो एक चाल चल रहा है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर से करीब 30 किलोमीटर दूर भूटान का एक एरिया है डोकलाम, जिसकी सीमा सिक्किम, भूटान और चीन से लगती है। चीन उसको अपना एरिया मानता है, उसकी तो आदत ही ख़राब है। उसके पास तक वो सड़क बनाना चाहता है। वो ऐसा ही तो करता है, देश की सीमाओं तक पहले सड़क बनाता है ताकि युद्ध के समय सेना और हथियार जल्द और आसानी से यहाँ पहुँच सके और उसकी स्थिति मजबूत हो जाए। तो चीन वहाँ तक सड़क बनाने की कोशिश करता रहता है। जैसे 4 जून 2017 को डोकलाम सेक्टर के एक इलाके में सड़क बना रहा था चीन। अब इसमें भूटान भी भारत के साथ है, क्योंकि भूटान को भी पता है कि चीन के इरादे क्या है। कल को वो भूटान पर भी कब्जा करने की सोचेगा। भूटान कोई ताकतवर देश तो है नहीं जो चीन का मुकाबला कर सके, इसके लिए वो भारत के भरोसे रहता है। भूटान की ओर से भारत ने मना कर दिया कि चीनियों, यहाँ सड़क मत बनाओ, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। भारत जो है वो ज़मीन हड़पू चीन को अच्छी तरह से जानता है कि अगर चीन ने इसके आसपास तक सड़कों का जाल बिछा लिया तो फिर यहाँ से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक नज़र रख सकेगा कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है, कितने सैनिक, वाहन और हथियार आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से वो युद्ध की तैयारी कर सके और फिर हमला करके इस कॉरिडोर को कब्जा कर भारत से इसका कनेक्शन काट दे। चिकन नेक से तिब्बत, जो चीन ने कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती, उसकी चुम्बी घाटी केवल 130 किलोमीटर है। चिकन नेक से 130 किलोमीटर। धीरे धीरे चीन वहाँ से डोकलाम तक सड़कों का जाल बिछाकर यहाँ तक आना चाहता है। इसलिए भारत भूटान की ओर से चीन से भिड़ गया कि सड़क रोको। कई दिनों तक दोनों देशों की सेना आमने सामने रही, लेकिन भारत का रवैया सख्त था। हमने बोल दिया था कि हिंदी चीनी नोट भाई भाई, चलो निकलो यहाँ से चीनियों। चीन डर कर पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता है ना कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अब हम भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और कई बार भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को लद्दाख और बाकी एरिया से मार मार कर भगाया भी है। इस कॉरिडोर की रक्षा और निगरानी भारतीय सेना, बीएसएफ, असम राइफल और पश्चिम बंगाल पुलिस करती है। मित्रों, वैसे तो ये चिकन नेक और डोकलाम की कहानी काफ़ी लंबी है। मैंने शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है, आसान भाषा में, ताकि जो है समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। लेकिन फिर भी अगर समझने में कहीं दिक्कत आई हो या मुझसे कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। ये सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन को 1880 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के दौरान बनाया गया था। आपको देखने में ये बहुत पुराना और अलग थलग सा लग रहा होगा। जी हाँ, ये स्टेशन अब बंद हो चुका है। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बने थे। 1926 में कलकत्ता से सिलीगुड़ी पूरी लाइन को ब्रॉड गेज मतलब बड़ी वाली रेलवे ट्रैक में बदल दिया गया। ट्रेन अब अपने लास्ट स्थान एनजेपी की तरफ बढ़ रही है, जो सिलीगुड़ी टाउन से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। उससे पहले ट्रेन खुले मैदान में आती है। हम पहुंच गए सी लेवल से 480 फीट की ऊंचाई पर बसे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर, जिसको शॉर्ट में एनजेपी कहते हैं। मैं ट्रेन से उतर चुका हूं। आप स्टेशन और रुकी हुई ट्रेन देख लीजिए। इसके पहुंचने का समय 4:30 का था, लेकिन 10 मिनट ये लेट हो गई। इतना तो चलता है यार, बहुत सही समय पर इसने पहुंचा दिया, जिस तरह के ये रास्ते से होकर यहाँ पर आई है। धन्यवाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की इस छोटी क्यूट सी टॉय ट्रेन का, जिसने हमें इतनी खूबसूरत और एडवेंचर वाली यात्रा पूरी कराई है। अगर आगे भी कभी समय मिलेगा तो इसमें मैं ज़रूर बैठना चाहूँगा। स्टेशन पर भी चाय के पौधे लगे हैं, जो आगे दार्जिलिंग तक मिलते रहेंगे। हिंदी में जलपाई का अर्थ होता है जैतून। सामने ओवरब्रिज है, जो दूसरी तरफ बड़ी वाली ट्रेन की ओर जा रहा है, जहाँ से ब्रॉड गेज की बड़ी वाली ट्रेनें मिलती हैं। चलिए, जब बात हो ही गई है तो मैं आपको वो स्टेशन भी दिखा देता हूँ जहाँ जाने का रास्ता ऊपर इस पुल से जाएगा। पुल पार करके मैं पहुँच चुका हूँ मेन रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर, जहाँ से पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों और सिक्किम के लिए शेयरिंग एवं प्राइवेट टैक्सी मिलती है। मैं दार्जिलिंग जाने से पहले यहीं से सिक्किम गया था और फिर सिक्किम यात्रा करके यहीं से बाई शेयरिंग कार दार्जिलिंग पहुंचा था। सिक्किम की वीडियो सीरीज़ भी पेंडिंग चल रही है, अगर समय मिला तो उसको भी अपलोड करना है। कुछ जानकारी चाहिए तो पश्चिम बंगाल सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। प्रीपेड टैक्सी बूथ से जहाँ भी जाना चाहते हैं उनके रेट यहाँ मालूम कर लीजिए। यहाँ पर एक आकर्षण ये भी है, जहाँ पर टी और फूड का जो है रेल कोच रेस्टोरेंट बना है। ट्रेन के डिब्बे कोई रेस्टोरेंट बना दिया। इसके अलावा यहाँ टॉय ट्रेन का बहुत ज़्यादा पुराना इंजन भी देख सकते हैं, जो कि रात में कुछ ऐसा लगता है।
इसे देखकर टॉय ट्रेन की यात्रा करने का मन कर जाएगा कि चलो यहीं से शुरुआत हो गई हमारी। मेरी यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन थी तो मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर ये IRCTC का फूड प्लाजा है। इस स्टेशन से असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली जा सकते हैं। काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, वंदे भारत भी आती है। इस स्टेशन से एक ट्रेन मिताली एक्सप्रेस जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए हर हफ्ते चलती है यहाँ से। जलपाईगुड़ी मेन स्टेशन 1960 में खोला गया था। पहले इस स्टेशन का नाम न्यू सिलीगुड़ी हुआ करता था, लेकिन ये स्टेशन जलपाईगुड़ी ज़िले में था तो यही नाम बाद में हो गया। स्टेशन पर आराम करना या रुकना है तो यहाँ पर 2 डबल बेड वाले AC रिटायरिंग रूम, 6 डबल बेड वाले नॉन AC रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। मित्रों, वीडियो को समाप्त करने से पहले ट्रेन के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं जो हम सबके मन में बिठाई गई है कि भारत में ट्रेन अंग्रेज़ों की देन है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इस देन के पीछे अंग्रेज़ों ने भारत में जो लूट मचाई थी उसके बारे में पता चल जाएगा आपको, तो आप गिनती भूल जाओगे। अब तक आपको ये लगता है ना कि अंग्रेज़ों ने ये दिया वो दिया, तो हम आपको इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं कि भारत ने इसकी क्या कीमत चुकाई है। 1764 से 1938 यानी कि 174 वर्षों में अंग्रेज़ लोग भारत से जो धन लूट कर ले गए थे उसकी कीमत आज के हिसाब से $45 ट्रिलियन है। आज पूरे भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की भी नहीं है, और तब वो $45 ट्रिलियन यहाँ से लूट के ले गए थे। ब्रिटिशों ने भारत से जो धन और अन्य रूप में जो भी सामान लूटा उसकी कीमत रुपए में जान लोगे तो दांतों तले उंगली क्या पूरा हाथ दबा लोगे। उसकी कीमत आपके सामने है, आप गिन कर तो देखिए कितने रुपए हैं, आपसे गिना नहीं जाएगा। हाँ, कोई गिन ले तो बात अलग है, वरना ज़्यादातर लोगों से ये काउंट नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा रुपया अंग्रेज़ लोग यहाँ से लूट कर ले गए थे जिनको आप गिन भी नहीं पाओगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को वो लोग कैसे करके चले गए। इनके अलावा हमारे लोगों पर जो अत्याचार किया, लाखों लोग भूखे मार दिए, आज़ादी के चाहने वालों को फांसी पर लटका दिया, हमारी संस्कृति पर वार किया, ऐसी बहुत सी बातों का हिसाब अलग है जो रुपए में नहीं तोला जा सकता। फिर भी आज उनका महिमा मंडन होता है कि उन्होंने हमें ये दिया वो दिया। अरे भाई, ट्रेन कौन सा बड़ी बात थी, वो हम कभी ना कभी बाद में बना लेते। जैसे आज धीरे धीरे भारत तरक्की कर रहा है, वैसे इतने रुपए होते तो हमारे पास बहुत कुछ होता। ये जो रुपए लूटने की बात है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कभी आपको ये लगे कि इतने रुपए तो ना लूटे होंगे। मित्रों, फेमस अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक ने बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की जो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित हुई थी। ये हमारी मीडिया में नहीं छपा, बाहर अमेरिका ने भी इसको माना है, तभी वहाँ की फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको प्रकाशित किया है। अब तो यकीन आ गया होगा ना, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है ना कि जब तक कोई बाहर का मीडिया उसे ना छापे तब तक कुछ लोग विश्वास नहीं करते। अब तो यकीन हो गया होगा ना, ये तो ऑफिशियली रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो और लूटा वो तो कागज़ों में है भी नहीं। तो ब्रिटेन ने भारत को नहीं, भारत ने ब्रिटेन को बनाया है। उन्होंने जो भी भारत में काम कराया वो हमारे रुपए से तो हुआ था ना। कौन सा उन्होंने अपने पास से रुपया लगाया था। ट्रेन भी उन्होंने उस समय अपनी सुविधा के लिए बनाई थी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बनाई हुई जगहों पर मत जाओ या उनकी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो जो उन्होंने बनाई थी। अरे भाई, खूब करो। उन्होंने कौन सा खुद के पैसों से बनाई है, ये सब हमारा ही तो पैसा लगा है, तो हम तो यूज करेंगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब भी आप उनके किसी काम को देखें तो ये भी ज़रा याद कर लीजिएगा कि इसकी हमने कितनी भारी कीमत चुकाई है। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ देखने और जानने को मिला होगा। अगर अनजाने में वीडियो में मुझसे कहीं कुछ गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलें, मिलते हैं अगली कश्मीर की ट्रेन में। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, इससे पहले मैं कश्मीर 2 बार आ चुका हूँ और ये तीसरी बार है। हर बार किसी न किसी कारण से मैं ट्रेन में नहीं बैठ पाता था, और अब के मैं तीसरी बार आया हूँ तो मुझे मौका मिला है कश्मीर की ट्रेन में सफ़र करने का, केवल कश्मीर की ट्रेन का एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये इच्छा भी मेरी यहाँ पर पूरी हो गई, कश्मीर की ट्रेन में बैठकर।